एक यूपीएससी जब आप दे रहे हो कि 2-3 अटेम्प्ट्स तो आप फुल ही जाते हो कि यूपीएससी ही करना है, बट क्या अगर वहाँ पे थोड़ा सा एक लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो साथ में स्टेट पीसीएस भी ट्राई कर लेना चाहिए, या जब यूपीएससी हो गया कि नहीं अभी यूपीएससी को ड्रॉप ही करना है उसके बाद डेडिकेटली 1-2 साल के लिए स्टेट पीसीएस भी जाना चाहिए? सर मेरे को लगता है कि साथ साथ में करना चाहिए। रीजन बिंग द सेंस ऑफ, यदि माना कि पीसीएस निकल जाता है तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है, ठीक है ना। Yes. एक तो हो गया, फिर अपने को माना कि यूपीएससी जाने में भी ना वो डर के साथ नहीं जाते अपन। जैसे लास्ट अटेम्प्ट बताया ना, अरे यार कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो उस डर के साथ अपन ना बहुत कुछ गलतियां भी करते हैं। तो साथ साथ में सर पीसीएस देते रहना चाहिए। जैसे यूपी का तो पैटर्न ही सेम हो गया है, बस अभी तो ऑप्शन हट गया, कुछ यूपी के पेपर आ गए, उससे पहले तो अदरवाइज पेपर ही पूरा सेम है। तो आप साथ में पीसीएस देते रहना चाहिए। ये जर्नी स्टार्ट करता है हर कोई, तो उसको क्या वो दिल्ली का राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर या प्रयागराज जाना ज़रूरी है, या वो कहीं अपने शहर में बैठ के भी तैयारी कर सकता है? कैसे है सर? आई थिंक मतलब अभी जिस तरीके से रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, ऑफलाइन मटेरियल अपन मंगवा भी सकते हैं, माना कि दिल्ली जो कहीं और अवेलेबल नहीं है, आपके घर पे मटेरियल आ सकता है। इस प्रिपरेशन में सर डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए रहता है। यदि आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो। सही है। न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। सर न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिना न्यूज़पेपर के आजकल सर बहुत सारे न्यूज़पेपर के एनालिसिस की क्लासेस आ गई सर, लेकिन मेरे को लगता है वो उतना आपका डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। हिंदू सर प्रेफर करना चाहिए, मेरे को भी लगता है। थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो हिंदू से सर फायदा कहते हैं कि आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर से ना आप सर आप एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज रहता है। तो सर ये न्यूज़पेपर में सर हिंदू आप पढ़िए, उसके बाद में यदि इंडियन एक्सप्रेस यदि आपको लगे एडिटोरियल पढ़ने के लिए तो पढ़ना चाहिए सर। तो जब समझ में आता है कि आपके रिजल्ट्स भी आए हैं, तो इस लूप से बाहर कभी ऐसा हो कि नहीं 1-2 अटेम्प्ट दिया, 3 अटेम्प्ट दिया, फिर समझ में आ जाए बाहर निकल जाए, या कंटिन्यू करना चाहिए? सर मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है। आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हो सर, ठीक है ना, और आपका रिजल्ट आपको डिसीव नहीं कर सकता। यदि आप अच्छा परफॉर्म करें तो वो दिख रहा है, और सही टाइम पे सही जगह पे वो सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो सर ये एंडलेस लूप है, जहाँ जाने का रास्ता है लेकिन आने का रास्ता पता नहीं है। यदि आप सेंसिबल सही टाइम पे डिसीजन लोगे तो आप कैरियर में बहुत अच्छा कर पाओगे। आपको खुद के बारे में आपको अच्छे से पता है, खुद को आप धोखा नहीं दे सकते। सही। जब आप एक प्रोसेस से वहाँ से निकल गए और अभी आप अपने प्राइवेट जॉब में जो करियर बनाने का सोच रहे हैं, सो यहाँ पे क्या वो सारी लर्निंग्स काम आती हैं? कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं? कैसे किसी तरीके से वो हेल्प करता है? जैसे कि सर मैंने आपको बताया ना कि ये छोटी सी लाइफ जी ली है सर हमने, तो ये लाइफ में जो जो सीखा है ना सारा का सारा काम आता है। मतलब कि हमें मतलब गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में अच्छे से पता है, लोगों से बात करना कैसे पता है, क्योंकि लाइफ में अपन किसी से भी मिलते हैं ना, अपन 4 चीज़ें सीख के जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अपने आ जाता है, और वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है सर। सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती है सर। यदि अपन करंट अफेयर से अपडेटेड है माना कि सर, तो वो कहीं ना कहीं मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें वो चीज़ में वो यूज़ आता है सर, हमारे बोलने में आता है सर, तो पूरा यूज़ होता है सर। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत शो में। इस मंच से हम साझा करते हैं ऐसी कहानियों को जो न हमें केवल प्रेरणा देती है, बल्कि यह विश्वास दिलाती है कि हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हमारी कामयाबी हमारी किसी भी परिस्थिति से बड़े हो सकते हैं। आज के पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट है मिस्टर रवि बोहरा। रवि ने IIT धनबाद से मास्टर्स किया है अप्लाइड केमिस्ट्री में, और उसके बाद उन्होंने यूपीएससी का प्रिपरेशन किया था फॉर 6 ईयर्स। 6 अटेम्प्ट्स में उन्होंने 5 बार प्री क्वालिफाई किया और 3 बार मेंस क्वालिफाई किया और इंटरव्यू तक गए। आइए जानते हैं रवि से उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। और सर रवि कैसे हैं? बढ़िया सर, एकदम सर। सो रवि, काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन तो मैं दे पाया हूँ। अगर आप अपनी लाइफ के जर्नी के बारे में बताना चाहे, कहाँ से आपको IIT जाने का मतलब दिमाग में आया, आपका यूपीएससी की तरफ झुकाव कब हुआ, और उससे पहले आप अगर अपना फैमिली बैकग्राउंड, बचपन कहाँ पे कैसे स्टार्ट किया, वो अगर बताना चाहें तो। सर मैं राजस्थान में एक छोटी सी जगह है बाड़मेर, पाकिस्तान बॉर्डर से अटैच्ड है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ।
प्योर मारवाड़ी फैमिली से, पूरा बिजनेस क्लास है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ, पहली बार मतलब घर में इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ने का शौक था तो आगे और मतलब बाहर जाके पढ़ाई करने का सोचा। वहाँ पर सर गाइडेंस का थोड़ा सा कमी है, मतलब कि एक्चुअली में आगे कैरियर किस तरफ ले जाना चाहिए तो उसका आइडिया नहीं था। तो हमारे किसी ट्यूशन टीचर ने बोला कि कोटा जा सकता है वहाँ पर कि इंजीनियरिंग तैयारी यार मेडिकल के लिए। मेरे को लेकिन सर मेडिकल का शौक था कि मेरे को डॉक्टर बनना। लेकिन हमारे घर में सर ऐसा कि हमारे बुआ के 2 बेटे, एक डॉक्टर है और एक इंजीनियर है। अच्छा। अब हमारे मम्मी पापा को ये दिखा कि डॉक्टर है, उन्होंने MBBS किया 5.5 साल लगे, फिर MD किया, तो उनको बहुत टाइम लग गया जॉब लगने में। लगभग 10 साल लग गया उनको एग्जैक्टली अर्निंग स्टार्ट करते। और जो इंजीनियर है उन्होंने 4 साल में कंप्लीट करके जॉब लग गई, तो उनको लगा कि ये तो अपना जल्दी जितना पैसा लगा रिटर्न बहुत जल्दी होता है, मारवाड़ी वाला है तो मारवाड़ी दिमाग है, जल्दी चाहिए। तो फिर उन्होंने बहुत पुश किया तो चलो इंजीनियरिंग के लिए गए। तो वहाँ कोटा गए, वहाँ पे 11th-12th में वहीं पे थे। और तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सर हो गया था JEE में, और वहाँ से मेरे को IIT धनबाद में 5 ईयर इंटीग्रेटेड मास्टर्स अप्लाइड केमिस्ट्री में मिला सर। तो 5 साल सर कॉलेज के बहुत ही बढ़िया थे। पहली बार मतलब उस छोटी सी जगह से बाहर आए थे, हमारे लिए वर्ल्ड लिमिटेड था वहाँ पे, हमारी सोच भी लिमिटेड थी उस टाइम तक। हाँ, वो तो गांव में रहते हो तो वहाँ की सराउंडिंग्स, उसी तरीके के कन्वर्सेशन, और क्योंकि वहाँ से वो बाहरी दुनिया देख नहीं पाते हैं। यस। तो सर उस टाइम में हम मान सकते हैं पहली बार ट्रेन में चढ़े कि ओके राजस्थान से बाहर ही पहली बार गए थे, तो लगा कि इतनी हरियाली भी होती है यूपी में जब पहली बार एंटर किए। अच्छा। तो हमारे वहाँ पे हरियाली हमने देखी नहीं सर ऐसे। तो 5 साल बहुत अच्छे थे, इंडिया के हर कोने से दोस्तों को, लोगों को मिले, और लगा कि उससे हमारा जो सोचने का तरीका है ना बहुत वाइडन हुआ सर। वो पर्सपेक्टिव चेंज हुआ बहुत ज़्यादा कि इस तरीके से भी सोच सकते हैं। 12th तक सर प्रॉपर हिंदी मीडियम में, JEE का एग्जाम हिंदी मीडियम में दिए थे, तो शुरुआत में इंग्लिश में वो क्लासेस में प्रॉब्लम होता था, लेकिन धीरे धीरे कॉप अप किया सर वैसे। लेकिन जो अच्छी कॉलेजेस का फ़ायदा है कि अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, और वो हमें आगे कैरियर में बहुत हेल्प करता है और नई नई एम्बिशन सेट करने का मौका मिलता है। वो सराउंडिंग्स के साथ आपका थॉट प्रोसेस भी लिंक होता है। फिर ऐसे बोलते हैं ना, यू आर द एवरेज ऑफ टॉप 5% यू मीट एवरी डे। तो एनवायरनमेंट का बहुत फर्क पड़ता है। तो सर कॉलेज में सर हम जब थे तो 2nd ईयर या 3rd ईयर में सर एक हमारा एक टेक फेस्ट होता है, एक एलुमनी का मीट होता है बसंत करके। तो उसके लिए हमें ना जितने भी आसपास के स्टेट्स में हमारे एलुमनीज है तो उनसे मिलते हैं कुछ डोनेशन वगैरह करने के लिए। तो हमारे कॉलेज के एक एलुमनी जो IPS थे वहाँ पे दांतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ विजिट किए थे। अच्छा। तो वहाँ पर उनसे मिलने का मौका मिला था, तो वहाँ पर पहली बार पता चला कि IAS और IPS बनते कैसे, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि ये प्रोसेस रहता है बनने का। सुना तो था कि कलेक्टर कुछ होता है, लेकिन बनते कैसे हो पता नहीं पता था। और सोशल सर्विस का थोड़ा बहुत आइडिया था, तो पता चला कि ओके कि सोशल सर्विस का एंगल भी है और इससे कुछ अपन बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक अथॉरिटी भी आएगा, प्लस एक विलिंगनेस तो है ही सर्विस का। तो कॉलेज में ही हमने सर 4th ईयर में इसका तैयारी वगैरह शुरू कर दिया था। सर एक संकल्प करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्रैश कोर्स वगैरह करवाते हैं, मतलब और फुल टाइम कोर्स भी करवाते हैं, लेकिन उनका क्रैश कोर्स भी रहता है। तो 4th ईयर के लास्ट में 2 महीने के लिए दिल्ली आ गए थे, तो वहाँ पर उनका रेजिडेंशियल 2 महीने तक फुल टाइम कोर्सेज चलते थे, मतलब क्रैश कोर्स टाइप, आइडिया लग जाए क्या ये होता है, क्या है, आपको करना भी चाहिए या नहीं। तो वहाँ से एकदम पूरा आइडिया लग गया कि क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन सर 2013 में पैटर्न भी चेंज हो गया, तो बाद में लेकिन उसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन एक आइडिया लग गया था कि प्रोसेस में किस कोर्सेज क्या है, क्या सिलेबस है, जो एक हाइप रहता है या डर रहता है वो उसको एक तरीके से ब्रेक किया होगा। यस। फिर 2013 में कॉलेज खत्म हुआ और कॉलेज से सीधा ही हम दिल्ली चले गए वहाँ पे। और वहाँ पे कुछ दोस्त भी साथ में थे, तो उनके साथ में ही प्रिपरेशन शुरू किया। शुरुआत में जाके हम पहली बार गए थे सर मुखर्जी नगर, जो आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। यस। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले ऑप्शनल की कोचिंग की थी सर। तो मेरा ऑप्शनल था सर, 6 टाइम में एक ही ऑप्शनल था सर, ज्योग्राफी सर। तो आलोक सर थे, उनके साथ में हमने ये ऑप्शनल की कोचिंग चालू की। GS का सर मैंने ऐसा कुछ फुल फ्लेज कोचिंग नहीं किया था। जो मेरे को लगा सब्जेक्ट कि ये सब्जेक्ट मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, इसके लिए मेरे को कोचिंग आनी चाहिए, तो मैंने वो किया। जैसे पॉलिटी के लिए, एथिक्स के लिए, सबके लिए मैंने नहीं किया था। जहाँ जहाँ मेरे को फिजिबल लगा कि ये करना चाहिए तो वहाँ पे मैंने लिया था सर। सो काफ़ी कम समय में आपने पूरी जर्नी को एक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। गांव से निकले, बिजनेस माइंडेड फैमिली, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, फिर आया कि नहीं इंजीनियरिंग करना है या तो मेडिकल करना है, तो जल्दी ROI चाहिए तो इंजीनियरिंग करना है। देन वहाँ से दंतेवाड़ा IPS, देन UPSC वाला एस्पिरेशन। सो अब थोड़ा सा इसको ब्रेक करेंगे हम लोग। सो जब आप 11th में जा रहे थे
मतलब आपने बोला 11th और 12th भी आपने कोटा से किया था। yes। सो ये कोटा तो क्योंकि राजस्थान में हो तो लोगों को पता चल जाता है कि कोटा से तैयारी होती है, और आप अपने स्टेट में थे तो इतना वो पेरेंट्स को कन्विंस करना भी ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं रहा होगा। सो उस टाइम पे क्या थॉट प्रोसेस था कि मैं जाऊंगा, चीज़ें इजीली हो जाएंगी? वो एक आता है ना, एक्साइटमेंट होता है, आप उस एज में होते हो तो लगता है कि जिधर जाएंगे जैसे जाएंगे, वो रिजल्ट ज़्यादा आदमी इमेजिन करता है, बच्चा ज़्यादा इमेजिन करता है रादर देन की प्रोसेस को वो इमेजिन करे कि नहीं मुझे ये करना होगा, ये करना होगा, ये करना होगा, तब ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस था? सर जब पहली बार ऐसे सोचा कि कोटा जाना है तो हमें आइडिया नहीं सर बाहर की दुनिया होती कैसे है, कि वहाँ पे क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। हमने तो मतलब घर में रहे, अच्छा खाना पीना खाया, पहली बार मेस का खाना वगैरह खाएंगे, तो सोचा भी नहीं था। वो जहाँ वहाँ जाके पता चला किस टाइप के चैलेंजेस हो सकते हैं। अकेला रहना पड़ेगा, अकेला जाना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे सारी चीज़ें अपने से मैनेज करनी होंगी, कपड़े रखो, कपड़े निकालो, कपड़े पहले कभी धोए भी नहीं सर, वैसा मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। तो 15-16 साल के थे, मतलब हाँ उस टाइम पे यही एज थी। यस यस। तो उस टाइम पे एंटिसिपेट नहीं कर पाए थे। जब पहुंचे ना तब पता चला कि ओके ओके ये चीज़ें भी करनी पड़ती है, वो भी अकेले करनी पड़ती है। क्योंकि इससे पहले मेरा एक एक्सपीरियंस था सर, 9th में और 10th के बीच में 2 महीने का गैप था, तो एक समर कैंप वगैरह था, तो जोधपुर में था। ओके। तो वहाँ पर भी मैं गया था, लेकिन सर घर का इतना वो होम सिकनेस था, मैं 4 दिन में भाग के आ गया था ऐसे। उसमें राजस्थान के सारे डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स आए थे। तो मेरे को लग रहा है कि मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि हाँ कि बहुत लोगों को सुना था कि ओके जेई करना है या मेडिकल करना है, उस टाइम पे जेई का डिसाइड कर ही लिया था। तो लक्ष्य पे था फोकस के अपन जाके करना है, लेकिन प्रॉब्लम्स के बारे में आइडिया नहीं था। वो जहाँ जाके पता चला कि अरे ये प्रॉब्लम आ सकती है। और 11th में तो थोड़ा इजी था सर, क्योंकि वहाँ पे स्कूल का इतना लोड नहीं था। स्कूल तो वैसे भी आपको पता है सर, मतलब वो फीस भर देते हैं, ऐसे पास हो जाते हैं। 12th में सर बोर्ड के साथ में अपने को पढ़ना पड़ता कि 12th की भी जेई, इधर बोर्ड भी क्लियर करना है, उधर जेई भी निकालना है। और वहाँ पर सर उस टाइम पे 60% मिनिमम लाना जरूरी होता था जेई में। मतलब अभी तो सर वो चेंज हो चुका है, अब तो मिनिमम 60 पर, अब तो बोर्ड के मार्क्स भी काउंट होता है, ऐसा कुछ हो चुका है। अच्छा। तो वहाँ पर भी फोकस करना जरूरी था, जे बोर्ड पे भी। और यदि आपको बिट्स वगैरह देना है तो उसमें भी कुछ मिनिमम रहता है, यदि बिट्स प्लानिंग में जाना है तो एक अच्छा वहाँ पे टाइम देना पड़ता था। उसके साथ बोर्ड की तैयारी करो। तो 12th थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन 11th में हम यूज्ड टू हो गए थे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती थी। लेकिन 12th थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि उसमें पढ़ाई भी ज़्यादा बढ़ गई थी वैसे, ऐसा था। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे उस टाइम जब जेई का प्रिपरेशन चल रहा था? तो सर मतलब देखिए सर, हम तो मतलब ऐसा कोई 3 क्लासेस होती थी, मतलब 11th में कम होती थी, 12th में ज़्यादा होती थी, क्योंकि टाइम भी कम था, क्योंकि लास्ट में जाके बोर्ड का भी उनको गैप देना पड़ता था। तो मान लीजिए कभी 11th में 2 क्लास होगी, कभी 3 क्लास होगी, तो 4 से 5 घंटे तो क्लासेस में निकल जाते थे। ओके। रेस्ट जो भी 7-8 घंटे अपने को मिलते थे वो पढ़ाई पे, क्योंकि उनका वो डीपीपी भी देते थे, डेली प्रैक्टिस वाला पार्ट भी देते थे, फिर रिवाइज भी करना पड़ता था, और हर 2 हफ्ते में कुछ टेस्ट वगैरह भी होते थे। और उसी टेस्ट पे डिपेंड करता था कि आपका वो बैच शफल वगैरह होता था। बैच शफल तो छोड़िए, आप सीट क्लासरूम में आगे बैठेंगे पीछे बैठेंगे, वो भी रैंकिंग पे होता था। अच्छा। तो आपको वो कॉन्स्टेंटली एकदम फोकस, वो डेली प्रेशर बना रहता है कि आपको परफॉर्म तो करना ही करना है। एक बार आपका खराब हो गया तो बैच नीचे आ जाता है, तो फिर थोड़ा सा टीचर्स भी, मतलब वो टॉप बैच में टीचर्स, वो इंफीरियर वाले टीचर आ जाएंगे, वो बैच ही पूरा इंफीरियर क्वालिटी का होगा। तो थोड़ा सा वो प्रेशर तो बना रहता था सर थोड़ा। ओके। तो मजा आ रहा था उस टाइम पे? वो चैलेंजेस थे कि कभी कभी आता था यार कहाँ फंस गए, बेटर था अपना बिजनेस करते हैं? मतलब ऐसा बिजनेस वाला ख्याल नहीं है, प्रेशर तो लगता था, क्योंकि लगता था कोई ये लोग आगे जा रहे हैं, थोड़ा पीछे रह रहे हैं, मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, जेई में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते। अच्छा लग रहा था क्योंकि सर छोटे बच्चे थे, क्या आइडिया था, पहली बार इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स आई थी साथ में। हमने कभी बैच नीचे चला गया, कभी मार्क्स कम आ गए, कभी कुछ हो गया, तो ये नहीं बोल सकते कि, क्योंकि सर उस टाइम पे हमारा वो साइकोलॉजिकल इतना डेवलपमेंट भी नहीं हुआ था। तो अब तो वो ठीक, जैसे प्रॉब्लम आ रही थी इसे सॉल्व करने का ट्राई कर रहे थे। उस टाइम पे फोन भी नहीं थे, पीसीओ से तो हम बात करते थे, घर पे बात करना, मोबाइल वगैरह थोड़ी थे सर। उसमें भी ऐसा था, हमारे ग्रुप में 5 लोगों के पास एक बंदे का मोबाइल था। अच्छा। ऐसा था, तो उसके पास फोन आता तो उसके पास जाते थे, वैसा तो वो टाइम ही अलग था सर। ऐसा है। तो मोटिवेशन क्या रहता था जब ये सारे स्ट्रगल चल रहे हैं कि डेली एक चैलेंज है कि क्लास में आगे भी बैठना है, बैच भी चेंज नहीं होना है, उधर रैंक भी लाना है, उधर मार्क्स भी लाने हैं, तो उस टाइम पे मोटिवेशन क्या रहता था? मतलब क्या ड्राइव करता था कि नहीं चलो यार फिर सुबह उठना है और फिर उसी तरफ बढ़ जाना है? आई थिंक सर उस टाइम पे ना मोटिवेशन भी सर 2 टाइप का होता है, एक इनर मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन। कोई और मोटिवेट कर ले, लेकिन आई थिंक वो एक पीयर प्रेशर जो आता है। हाँ, लेकिन सर मेरे को लगता है कि उस टाइम पे एक इनर मोटिवेशन था। मतलब अपन समझते नहीं है कि, मतलब थोड़े से ना समझ रहते, उम्र कम होती है, लेकिन अपने को लगता है कि यार अपने को करना ही कैसे भी करके, क्योंकि घर से बाहर भी आए या थोड़ा आसपास के लोगों को भी रहता है कि बाहर जाके कुछ कर भी नहीं पाए, लेकिन वो आई थिंक इनर मोटिवेशन रहता है सर कि अपने को अच्छा रैंक निकाल के अच्छी कॉलेज में जाना है।
उसको वो नहीं बोलते। हम उस टाइम पे सर कहाँ यूट्यूब वगैरह थे कि वहाँ पे मोटिवेट उतना ज़्यादा वीडियो जाए और वो सारी चीज़ें देखो। तो सर वो आसपास के माहौल में हम इतना ज़्यादा फंस गए थे कि भाई हमारे पास और कुछ करने का टाइम ही नहीं था। ऐसा था हमारा एक ही फोकस था कि हमें बस जेई क्लियर करना है, अच्छी कॉलेज में जाना है बस। अब आते हैं, जब रैंक आया तो क्या था, आपको एक्सपेक्टेड था वो रैंक जेई में जो आया, और इंटरमीडिएट का रिजल्ट कैसा था वो अगर बताएं। सर मेरा 12th का रिजल्ट अराउंड लाइक 86% थे, तो वो अच्छे मार्क्स थे मेरे, काफ़ी अच्छा हो गया। अच्छा मार्क्स थे। तो लेकिन जेई में मेरी रैंक अच्छी नहीं थी सर, मतलब आई थिंक 6000 प्लस थी। ओके। उस टाइम पे सर मैं फ्रैंकली मानता हूँ कि मेरे को रिपीट करना चाहिए था, लेकिन सर उस टाइम पे मेरे को क्या लगा कि चलो आ गया तब कर लेते हैं, जो आया है उसी को एक्सेप्ट कर। वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग थी कि लाइफ में ना कभी कुछ रिग्रेट नहीं रखना। यदि आपके पास ऑप्शन है तो ट्राई कर लो। ऐसा ना हो कि कभी कि थोड़ा सा और बाकी हो, मतलब ऐसा कि अपने को पता है कि थोड़ी और कुछ मेहनत करने से और अच्छा हो सकता था। तो उस चीज़ से मैंने बहुत सीखा था कि लाइफ में आगे ऐसा कुछ हो ना, मौका मिले तो उसको छोड़ना नहीं है कभी भी। तो ये वो लर्निंग बहुत है और लाइफ लॉन्ग में फॉलो करूँगा। यूपीएससी की प्रिपरेशन में मैंने ये सेम चीज़ फॉलो की कि लास्ट तक जाना है सर, ये बस है। नहीं, वो तो फ़र्क पड़ जाता है कि अगर आप जो स्टार्टिंग में कॉलेज लेते हैं या तो जो स्ट्रीम लेते हैं, बाद में जब आप करियर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे वो बहुत मैटर कर जाता है। यस, तो और उस टाइम पे सर वही ना कि सर बच्चे थे, उनको लगे हो गया है, और उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि अब 2 साल निकाल लिया, अब चलो कॉलेज चलते हैं। वैसे आ गया, रैंक आ गया, तो उस टाइम पे इतना सर घर मतलब क्या बोलते हैं, किसी का सजेशन भी इतना, फैमिली गाइडेंस था नहीं, गाइडेंस भी नहीं था, और लगा कि हो गया तो चलो देख लेते हैं आगे। और पता नहीं उस टाइम पे इतना अपन साइकोलॉजी इतना डेवलप भी नहीं थे कि अच्छा डिसीजन ले सके कि रिपीट कर ले वैसा। तो वो मेरी एक लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग थी सर। सही है। तो जब ये अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये बताइए कि जब आईआईटी के रैंक्स आते हैं, कॉलेजेस आता है, फिर उसके बाद आप काउंसलिंग के लिए जाते हो, आपको पता चल जाता है कौन से कॉलेजेस से आया है कौन, ये स्ट्रीम सिलेक्शन और ये थोड़ा सा प्रोसेस अगर आप एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं वही चाहता हूँ कि जहाँ से आप आए हैं या जहाँ से मैं आया हूँ रूरल बैकग्राउंड से, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस आज भी नहीं पता कि आईआईटी का एग्जाम तो दे दिया, फॉर्म तो भर दिया, कोचिंग कर ली, रिजल्ट आ गए, तो ये सारी चीज़ें तो बाद में पता चलती। बट अगर कोई 10वीं में बच्चा है और उसको ये सारे प्रोसेस पता चल जाए, उस तरीके से अगर आप एक्सप्लेन करें थोड़ा। सर वैसे देखिए, जब मैंने दिया था और अभी उसमें बहुत टाइम हो चुका है और अब बहुत चीज़ें चेंज भी हो चुकी है। ठीक है। काउंसलिंग का तरीका वगैरह भी चेंज हो चुका है। उस टाइम पे सर रैंक के बाद में गाइड आती थी अपने पास में जेई के एंड से, जहाँ जिस जोन में अपन ने एग्जाम दिया, मैंने सर दिल्ली जोन में एग्जाम दिया, तो आईआईटी दिल्ली से एक गाइड आई थी कि पिछले साल में किस रैंक से किस रैंक के बीच में किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिली है। ओके, ऐसा है। तो उसके हिसाब से अपने को एक रफ आइडिया लग जाता है कि ये ब्रांच अपने को मिलने वाली है। फिर यदि अपन इससे पहले अपन ने किसी सीनियर वगैरह से किसी से कनेक्ट कर ले, या तो कोई वेबसाइट ऐसा जो हेल्प कर। उस टाइम पे तो हमने फॉर्म दिया था वो चॉइस सीट भरने के लिए सर, ऐसा था, मतलब ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था वैसा। जब मैं आईआईटी दिल्ली में गया था काउंसलिंग के लिए, तो जितनी चॉइसेस थी वो हाथ से भरी गई थी ऐसा है। अच्छा। अब तो सारा प्रोसेस ही ऑनलाइन हो चुका है। नॉर्मली सर आजकल तो मतलब बहुत सारी यूट्यूब पे भी वीडियोस अवेलेबल रहती है। ऑल्दो सर यदि अपने किसी रिश्तेदार ने या किसी ने यदि जेई वगैरह निकाला तो उससे कंसल्ट करना चाहिए कि, और सर ऐसा भी है ना कि बहुत सारे लोग है ना, जैसे लगता है कि कंप्यूटर साइंस अच्छा है, यदि किसी का इंटरेस्ट नहीं, मेरे को सर कंप्यूटर साइंस नहीं चमकता, मेरे को समझ ही नहीं आता, मेरे को कोडिंग कभी नहीं चमकती, और यदि मैं ले लेता मेरे को लगता कि अरे यार क्या मिल गया, फंस गया। तो थोड़ा बहुत तो सर ब्रांच का भी ना सर थोड़ा रिसर्च करना चाहिए कि आपका इसमें थोड़ा सा भी इंक्लिनेशन है या नहीं। सर वो इंक्लिनेशन पता करना डिफिकल्ट रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है, थोड़ा तो लग जाएगा, लग जाता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग मतलब उनको कोडिंग, मतलब बहुत लोग किसी और स्ट्रीम में होशियार हो सकते हैं लेकिन किसी को कोडिंग नहीं समझता। सर मेरे को समझ में नहीं आता अभी तक, C++ नहीं समझ। बट अभी भी अगर कोई बच्चा देता है, जहाँ पे मैं मतलब जितना बात होता है वहाँ पे सबका रहता है कि नहीं मुझे CS में जाना है, कंप्यूटर साइंस में जाना है, मतलब पैकेज ज्यादा है ऐसा लगता है। हाँ वही चीज़ है। मैं इसके लिए आपसे पूछा कि लोग रिजल्ट की तरफ तो फोकस रहते हैं, रिजल्ट को देखकर एक्साइटेड होते हैं, एस्पिरेशन लेते हैं, बट प्रोसेस क्या है, कैसे वहाँ तक पहुँचना है ना, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सर मैंने बहुत लोगों को देखा, आई थिंक टॉप 500 जेई की रैंक्स में भी इंटीग्रेटेड मास्टर्स लेके भी लोग गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ CS भी लिए, तो उनको एक अच्छा गाइडेंस रहेगा कि भाई मेरे को रिसर्च में जाना है, मेरे को इस पर्टिकुलर फील्ड में सर ऐसे सर यूपीएससी में भी सर ऐसे लोग देखे जो टॉप 100 में, लेकिन उन्होंने IRS चूज किया, वो IAS बन सकते थे, तो उनको पता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा कर सकता हूँ। तो थोड़ा सा देखो सर, यूपीएससी प्रिपरेशन के टाइम अपन तो वैसे भी सर तब मैच्योर तो हो ही जाते हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। अब जहाँ गाइडेंस की कमी रहती है तो थोड़ा बहुत वीडियोस देख के या अपने से पहले किसी ने क्लियर किया तो वो पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार आपकी ब्रांच आ गई ना तो अपने को लाइफ लॉन्ग उसी के साथ चलना है, उसी में काम करना है। यदि अपने का इंटरेस्ट नहीं है तो अपन उसमें बेस्ट नहीं कर पाएंगे सर, ऐसा है। सही है। सो ये कॉलेज वाली जर्नी कैसी थी IIT धनबाद
सर कॉलेज उससे पहले कभी सुना था कॉलेज मतलब कि वहाँ पे कैसे चीज़ें होती हैं, कैसे रन करती हैं, कैसे वो 5 साल बीतने वाला है, किसी से कुछ बातचीत, क्यूरियोसिटी या डर क्या था मतलब? सर जब पहली बार पता चला कि ये कॉलेज अलॉट हुआ है तो घर वालों ने बोला कि नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि मेरे आसपास किसी बंदे ने बोल दिया कि ये धनबाद ऐसा है कि बाहर निकलोगे वहाँ पे 100 रुपये लेके गोली मार देते हैं। तो घर वाले बोला कि नहीं जाना है, ऐसा है। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग बहुत बिजनेस में वहाँ पे क्या बोलते हैं, एज डिस्ट्रीब्यूटर जाते हैं, घूमते रहते हैं उनको। तो वो बिहार और झारखंड के मामले में उनका ना बहुत डर बना हुआ है कि यार वहाँ पर तो ऐसे ही मारकाट होता है, ऐसा। लेकिन फिर किसी एक अच्छे बंदे ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, लोग वहाँ पे प्रॉब्लम है लेकिन कॉलेज के अंदर कुछ भी नहीं था, कॉलेज अच्छा है, आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला इंप्रेशन तो सर यही था सर। आप और उसके बाद में सर वो मूवी तो बाद में आई, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो सर वो धनबाद अच्छा, वो बाद में आया आप? वो 2012 में आई है मूवी। ओके, और आप 2009 में पहुंच गए थे? 2008 में 2008 में। तो वो बाद में आई तो लोगों को और लगा रही है तो यहाँ वहाँ रहता है। लेकिन वो सर कल्ट मूवी है, वो बहुत बार देखनी चाहिए, ऐसी अच्छी मूवी है बहुत। मतलब मारकाट के अलावा उस मूवी को बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, अनुराग कश्यप ने बहुत अच्छी तरीके से बनाया। कॉलेज की बात करें तो सर पहली बार एक नया पर्सपेक्टिव मिला लाइफ में कि भाई ऐसा चीज़ भी होती है। लोग इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ के आए थे सर, हम तो हिंदी मीडियम से थे। तो लगा कि अरे यार हमें ये चीज़ सीखना है, तो एक एम्बिशन, हम अपने गोल बनाते रहते, अरे आज ये करना है, आज से अच्छे से बात करना है, आज इंग्लिश में बात करना है। न्यूज़पेपर लगा दिए थे पहली बार, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना शुरू कर दिया क्योंकि हमें इंग्लिश अच्छी करनी है। फर्स्ट सेमेस्टर में तो सर वो ऐसा था कि समझ ही नहीं आ रहा प्रोफेसर क्या बोल रहे, क्योंकि हम तो जेई का एग्जाम हिंदी में दिए थे, प्रॉपर हिंदी वाले हैं, वैसे वाला था। लेकिन धीरे धीरे कॉप अप किया। बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे और लाइफ टाइम दोस्त अपने कॉलेज में बनते हैं। हाँ। क्योंकि सर वही ना कि हॉस्टल में अपन ये नहीं पूछते कि आपकी जाति क्या है, आपका धर्म क्या है। अपन 5 साल ऐसे रहे, क्योंकि वो दुख और सुख में 5 साल लोग साथ में रहते हैं, है ना। और वो लाइफ टाइम बॉन्डिंग रहता है। ऐसा बॉन्डिंग आई थिंक मेरे को लगता है कभी बनता ही नहीं बनता है, क्योंकि उसके बाद जो बनते हैं वो कह लो प्रोफेशन की वजह से बन जाता है, रिक्वायरमेंट की वजह से बन जाता है। कुछ एक आपका सेल्फिश मोटिव होगा सर, ऐसा। Yes. लेकिन कॉलेज में रहता है ना कि उसमें कुछ मोटिव नहीं है, साथ में है तो साथ में घूम रहे, साथ में खा रहे, साथ में पी रहे, वैसा है। वो सब घर मतलब एक तरीके से कह लो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेन घर से दूर जाने का, सबके में एक यूनिटी, सबको वो साथ में स्ट्रगल कह लो, हैसल कह लो, सबके एस्पिरेशन एम्बिशन साथ में डेवलप हो रहे हैं, तो वो रहता है। और वहीं बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं तो लोग साथ भी देते हैं, तो बहुत अच्छा कॉलेज, बहुत अच्छा टाइम निकला। कभी कभी ऊपर नीचे होता रहता है, तो लोग दोस्त साथ में थे तो और अच्छे से निकला, और घर से इतना दूर रहते थे। और सर बस एक रिग्रेट है कॉलेज में कि सर मैं ना 5 साल दिवाली पे घर नहीं जा पाया, क्योंकि दुर्गा पूजा पे छुट्टी होती थी, उस टाइम पे घर चला जाता था। दुर्गा पूजा के बाद में दिवाली के जस्ट बाद एग्जाम होते थे, तो मेरे को घर जाने में 36 घंटे लगते थे, तो जाना पॉसिबल नहीं। तो बस एक ही रिग्रेट है कॉलेज का कि दिवाली पे घर, एक भी दिवाली नहीं मना। मतलब मारवाड़ीज के लिए दिवाली सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, वहाँ पे दिवाली सबसे बड़ा फेस्टिवल है, सबसे बड़ा। सही है। सो कॉलेज में कैसा था एनवायरनमेंट? मतलब एक तो लैंग्वेज बैरियर हो गया, एक थोड़ा पीयर प्रेशर, क्योंकि बहुत सारे स्मार्ट लोग भी आए होंगे। सो कैसे कोप अप हुआ, मतलब फ्रेंड्स, फैकल्टी, कैसे कोप अप हुआ, क्या था मतलब? सर रैगिंग के बारे में भी अगर कुछ हुआ था तो? हाँ सर, रैगिंग हमारी हुई थी फर्स्ट ईयर में, और हमारे अगले साल में ही हमें एफिडेविट साइन करवा दिया कि भाई आप रैगिंग नहीं कर सकते। ओह, सबसे बड़ा पेन, मतलब ये पेन तो ये भी आया कर सकते। लेकिन मेरे को लगता है कि मतलब ऐसे रैगिंग कुछ हद तक होनी चाहिए, क्योंकि रैगिंग ये ना सीनियर और जूनियर के बीच में एक ऐसा बॉन्ड बनाता है जो लाइफ टाइम रहता है ना। यदि अपन उसको सर बोलना शुरू कर देते तो लाइफ टाइम वो सर के जैसे ही रहते हैं, और वो लाइफ टाइम वैसे ही बिहेव करते हैं और अपना लाइफ टाइम हेल्प भी करते हैं। तो वो बॉन्डिंग के लिए थोड़ा सा ना वो एक स्पेस से जाना चाहिए, लेकिन वो कभी कभी लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो उस लिमिट के कारण सर कभी कभी कुछ फिर वो अनवांटेड चीजें हो जाती है, और फिर वो एक मतलब लीगल चीजें थोड़ी सी मेरे को लगता है, लेकिन कुछ हद तक सर जरूरी है सर, वैसा है नहीं जरूरी। और सर दोस्त बहुत अच्छे मिले हैं अभी तक, उनसे बात होता रहता है, मतलब मिलते रहते हैं कभी न कभी, कहीं ना कहीं बहुत मस्ती की, बहुत सब कुछ किया सर। प्रोफेसर बेस्ट है सर, मतलब मेरा रिसर्च वाला ब्रांच था, तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में जानने को मौका मिला कि वहाँ पे रिसर्च कैसा होता है, कैसा करना। ऑल्दो सर मैंने 3rd ईयर में ये सोच लिया था कि मेरे को इसमें जाना नहीं है, फिर भी सर थोड़ा सा आइडिया तो लग जाता है कि भाई इंडिया में रिसर्च का स्टेटस क्या है। तो अच्छे प्रोफेसर थे, और उनका मेरे को वो देखने का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि भाई इस माइन्यूट लेवल पे, मतलब एक पर्टिकुलर इन्वेंशन करने से पहले एक छोटी छोटी चीज़ देखनी पड़ती है। अदरवाइज अपने को माना कि फ़ोन मिल गया तो उसके पीछे एक छोटा सा सेमीकंडक्टर का उसका इन्वेंशन कैसे हुआ होगा, तो वहाँ जाके समझ में आ गया अरे यार एक छोटी सी चीज़ को बनने में इतने साल लगता है, फिर वो एक कंपोनेंट बनता है किसी बड़े इसका। और उसमें भी फिर उसमें ट्रायल एंड एरर होते हैं, हर कंडीशंस में उसको चेक किया जाता है, हर एनवायरनमेंट में, हर जगह पे, तब जाके वो वापस मार्केट में आता है। उसमें भी बहुत कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वापस वो पूरे साइकिल में जाता है। सर बहुत अच्छा कॉलेज था, फैकल्टीज अच्छी थी, दोस्त अच्छे मिले,
आसपास घूमने की भी कुछ अच्छी जगह थी तो वहाँ पे भी घूमने जाते थे। ओवरऑल सर बहुत अच्छा टाइम निकला। कॉलेज में प्रिपरेशन वगैरह चालू कर दी थी थोड़ा, तो फिर वहाँ पे टाइम जाने लग गया। अच्छा। तो लाइब्रेरीज वगैरह वहाँ जाते थे शाम को, कॉलेज क्लासेस के बाद वहीं पे बैठे रहते, 3-4 घंटे वहीं पढ़ते थे सर। ओके, तो आपने बोला कि आपको जो यूपीएससी वाला एस्पिरेशन आया वो आपके कोई कॉलेज के ही सीनियर थे जो कि दंतेवाड़ा में आईपीएस थे। दंतेवाड़ा हम सब ने नाम सुना है नेगेटिव एज में, जहाँ पे कि बहुत बड़ा एक अटैक हुआ था ये माओवादियों का। यस यस यस। तो फिर वो वाला कैसे था, मतलब कन्वर्सेशन हुआ उनसे, डायरेक्टली बात हुआ, या कुछ देख करके इस तरीके से वो पावर वाला एस्पिरेशन आया या सर्विस वाला एस्पिरेशन? ऑल्दो आपने बोला कि नहीं आपको सोशल सर्विस का था, बट एक पावर भी कहीं पे ऐसा कुछ था? हाँ सर, पहली बार उनको देख के लगा कि क्योंकि किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को बहुत नज़दीकी से देखा उस टाइम पे, क्योंकि इससे पहले तो हमें दूर से देखते हो कि ये कलेक्टर है या ओके ये एसपी है। हाँ, वहाँ पे उसको पहले नज़दीक से देखा, और नज़दीक से देखने के बाद में सर वो कैसे लोगों को हैंडल कर रहे हैं। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तो चलो एक बात है, उनका काम डे टू डे काम है, लेकिन वो एक आम इंसान की लाइफ में क्या चेंज ला सकते हैं, वो एक आम इंसान की लाइफ को कितना मोटिवेट कर सकते हैं। और उस एरिया में जहाँ पर सर दांतेवाड़ा छत्तीसगढ़ अभी भी वन ऑफ द बैकवर्ड एरिया है, वहाँ पर कुछ ऐसे एरियाज है अभी भी वहाँ पर नक्सल अफेक्टेड एरिया है। वहाँ पर मतलब जैसे एक उसके बाद में प्रिपरेशन के दौरान एक जगह पे भी गया था, नारायणपुर करके जगह। ओके। 2008 या 9 के बाद में तो वहाँ पे नॉर्मली यदि एंटर भी करना है ना बाहर के बंदे को, तो उसको परमिशन लेनी पड़ती थी। तो वहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम था। तो मैं भी वहाँ पे रामकृष्ण मिशन के थ्रू वहाँ पे घूमने वहाँ गया था, वहाँ पे कुछ काम मतलब ऐसे सर देखने के लिए कि वहाँ होता कैसे होता क्या। तो वहाँ के लोग मतलब सर एक वहाँ पे देखा कि सर्विस होती कैसे और वहाँ पर अपन लाइफ कैसे चेंज कर सकते हैं। प्रिपरेशन के दौरान भी सर मैं बहुत सारे एनजीओ से भी जुड़ा, मतलब जब ये प्री और मेंस और इंटरव्यू मेंस लिखने और रिजल्ट के बीच में 2 महीने का गैप होता है, तो वहाँ पर भी कुछ एनजीओ के साथ जुड़ा। मैं कुछ राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व था। अच्छा। तो कॉलेज में यदि मेरे को कॉलेज के बाद मेरे को लगता था कि यार ये वाली कुछ गलत हो रही, तो मैं कुछ RTI वगैरह फाइल कर लेता था। मेरा एक केस मेरा CIC तक गया था, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर तक। ऑल्दो मतलब और मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था, तो ऑल्दो मैं हार गया था, मेरे कॉलेज के डीन आए थे वहाँ पे। अच्छा। हाँ, और सर ताज्जुब की बात है कि मैंने आज फाइल किया, 2 साल बाद मेरी बारी आई है। ओह। तो उसमें पहला तो फर्स्ट अपील फाइल किया, तो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। फिर एक और मैंने फाइल किया CPI को, सेंट्रल पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, जो कॉलेज का होता है। तो उसने जो इन्फॉर्मेशन दिया उसमें मैं सेटिस्फाइड नहीं था, तो मैंने CIC में फाइल किया। तो CIC में मेरी बारी भी 1.5 या 2 साल के बाद में आई। अच्छा। तो सर वो भी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो वो भी आई थिंक मेरे को लगता है कि अपन ये चीज़ कर सकते हैं NGO के थ्रू, किसी और के थ्रू, जहाँ जहाँ अपन सोसाइटी को सर्व कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे ट्राई किया, और उस प्रिपरेशन के दौरान मेरे को थोड़ा सा समझ में भी आ गया कि सिस्टम काम कैसे करता है, तो उसका मैंने सर यूज़ किया था सर। नाइस। सो अब आते हैं आपकी UPSC वाले जर्नी पे। सो पहला अटेम्प्ट आपने बोला कि आप जब लास्ट ईयर में थे तभी जा करके थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लिया था, एक क्रैश कोर्स कर लिया, जहाँ से कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि हाउ विल द जर्नी माइट बी, राइट, कैसे कोर्सेज होंगे, क्या सिलेबस होगा एंड ऑल दो स्टफ। तो पहला वाला जब स्टार्ट किया तो मार्च अप्रैल में कॉलेज खत्म हुआ होगा? सर हाँ, मई में ख़त्म हो गया था, 2013। यस 2013। तो उसके बाद घर और फिर जैसे घर जाके 15 दिन घर पे रुके, जून में हम दिल्ली जॉब के लिए ट्राई नहीं किया, कोई प्लेसमेंट एंड ऑल वो नहीं लिया, तो जून में आप आ गए इधर। यस। तो पहले साल तो लिखा नहीं होगा 2013 में? नहीं, पहला अटेम्प्ट मेरा 2014 में था। अच्छा, तो 2013 से प्रॉपर स्टार्टिंग ये आपका? क्योंकि सर इसमें ना 2013 में पैटर्न चेंज हुआ था। ओके। पैटर्न चेंज हुआ था, और उसमें 2 ऑप्शन की जगह 1 ऑप्शनल हो गया था, और GS के 2 पेपर होते थे, फिर 4 पेपर करते थे उसको, तो वो पैटर्न भी उसी टाइम चेंज हो गया था। ओके। तो आप जब आए जून में 2013 में, तो क्या डायरेक्टली कोचिंग में एडमिशन लिया, सेल्फ स्टडी किया, कैसे किया? तो ऑप्शनल तो जब ये पैटर्न चेंज नहीं हुआ था तो मैंने सोचा था कि मैं केमिस्ट्री लूँगा और ज्योग्राफी लूँगा। ओके। लेकिन फिर मैंने जब 1 ऑप्शन हो गया तो मैंने सोचा कि मैं ज्योग्राफी की तरफ जाऊँगा। तो आते एक मेरा दोस्त था, तो उसके साथ में मैंने ऑप्शनल तो सर करना पड़ता क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट होता है और ज्योग्राफी कभी पढ़ा भी नहीं हमने, तो उसके लिए मैंने कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर ली थी। ओके। तो पहले उस पर ऑप्शनल पे ही फोकस किया। GS के लिए कुछ चीज़ें जो बेसिक मटेरियल होता है, यदि लक्ष्मीकांत हो गया, पॉलिटी के लिए सॉरी पहले NCERT वाला कुछ पोर्शन मैंने कॉलेज के टाइम में ही कंप्लीट कर लिया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। अच्छा। फिर स्टैंडर्ड बुक पढ़ना शुरू कर दिया था। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि सर कुछ सब्जेक्ट में यदि मेरे को प्रॉब्लम आ रहा था तो उसके लिए हिसाब से कुछ कोचिंग लेना शुरू कर दिया था। ओके।
तो कोचिंग आपने मतलब 2014 में ही स्टार्ट कर दी? 2013 में करती है। 2013 में, सॉरी। हाँ, 14 में तो पहला अटेम्प्ट था आपका? 14 में पहला अटेम्प्ट था, अगस्त में था पहला, यस, प्री हुआ था, यस। ओके। हाँ। तो पहले अटेम्प्ट से पहले क्या था, मतलब लग रहा था होगा, रिजल्ट क्या रहा? हाँ, तो सर पहले मेरे को प्रिपरेशन मैंने 1 साल किया, तो उस टाइम पे नया नया कॉलेज से निकले थे, थोड़ा आइडिया भी कम था, लेकिन अच्छा खासा प्रिपरेशन किया था, तो मेरे को लग रहा था प्री तो निकल ही जाएगा। और उस टाइम पे एक चीज़ ये थी कि उसमें GS1 और GS2 प्री में तो CSET वाला के मार्क्स भी काउंट होते थे। ओके। 15 वाले के बाद में ये CSET को बस क्वालिफाई कर दिया, 1/3 66 मार्क्स आपको चाहिए था। तो पेपर देने के बाद मेरे को लगा कि मैंने काउंट किया रफ, मेरे को लगा कि मेरा नहीं होने वाला, वैसे मेरे को लगा वैसा। और उस टाइम पे रिजल्ट भी ना सर लगता था अराउंड लाइक 50-60 डेज लगते थे। अच्छा। लगता था आता। और रिजल्ट उस टाइम मेरे को आया था सर रात को 2 बजे आया था प्री का? हाँ, प्री का रिजल्ट आया रात को 2 बजे। तो मेरे किसी दोस्त ने फ़ोन कर बोला रिजल्ट आ गया, चेक कर लो। वैसा है। तो मेरे को विश्वास नहीं था कि होने वाला है, लेकिन हो गया था। ओके। मैंने चेक किया, तो फिर उसके बाद में मेरे पास अराउंड लाइक 2 महीने थे, आई थिंक 1.5 से 2 महीने थे मेरे को मेंस के लिए प्रिपरेशन। लेकिन सर ऑल्दो मैंने मेंस के लिए प्रिपरेशन ये 2013 जब मैं आया, उसके बाद प्री कम मेंस के साथ में तैयारी शुरू कर दी थी। तो उसका मेरे को फ़ायदा मिला। तो उस टाइम पे मैं फिर, लेकिन उस टाइम मैंने राइटिंग प्रैक्टिस इस लेवल पे शुरू नहीं की थी, तो मैंने वो 2 महीने राइटिंग प्रैक्टिस पे ही फोकस किया। अच्छा। हाँ, तो वो जब प्री, लेकिन सर वो जो मैंने क्रूशियल टाइम था वो थोड़ा मैंने मिस कर दिया था उस टाइम पे। वो मेरे को आई थिंक वो अच्छे से यूटिलाइज कर सकता था वहाँ पे। जो रिजल्ट का वेट किया, अगर उसमें अच्छे से, मेरे को लगा सर नहीं होने वाला है, मैं सोचा छोड़ो सर नहीं हो पाएगा ऐसा। उस टाइम पे मेरे को ऐसा लग गया था। तो कितने घंटे पढ़ाई कर रहे थे आप 2013 से 2014 का जो एग्जाम का था, तो उस टाइम पे कितने घंटे मतलब ऑन एन एवरेज? उस टाइम पे सर जैसे अपना कोचिंग का सर जैसे 3 घंटे तो ऑप्शनल की कोचिंग में लग जाते थे, और यदि कोई माना कि मॉड्यूल ज्वाइन किया है तो सर उसमें भी 2 से 2.5 घंटे तो लग ही जाते थे। और उसके अलावा फिर वापस आके जो पढ़ा है, स्पेशली ऑप्शनल में तो आपको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ में कुछ स्टैंडर्ड बुक है वो भी पढ़नी पड़ती थी। तो उस टाइम पे सर वही है ना कि सर अब तो कॉलेज के, अब तो बचपना नहीं रहा है, कॉलेज के बाहर आके तो आप कुछ टाइम पास नहीं कर सकते बाहर आके, क्योंकि अब तो बहुत स्टेक्स हमारे आई है। 11th में अलग चीज़ें थी, बचपन वक्त चल जाता था और मैं कुछ समझ में, यहाँ पर तो ऐसा कि अब जॉब भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ दाव पे था। तो जितना भी टाइम मिलता था उस टाइम पे फोकस पूरा पढ़ाई पे फोकस कर, कॉलेज के कोचिंग के बाद से पढ़ाई पे फोकस करते थे। पहला टाइम तो सिंसियर होना ही चाहिए सर वैसे। अच्छा। लेकिन यार बहुत सारे लोग, मतलब जहाँ मैं सुनता हूँ कि जैसे आपने बोला कि आपने आते ही मेंस का भी लगा लिया था कि प्री कम मेंस का कि मेंस के लिए मतलब ये ऑप्शनल की भी कोचिंग स्टार्ट कर दी थी। बट पहले जो बच्चे जाते हैं वो मैक्सिमम क्या करते हैं कि पहले प्री की तैयारी करते हैं, वो प्री फोकस्ड रहते हैं, वो मेंस की तरफ उतना सोचते नहीं है। तो नहीं सर, मेरे को ऐसा लगता है कि सर यूपीएससी के ऐसा कुछ प्री की अलग तैयारी नहीं होती है, ये प्री कम मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी होती है शुरुआत में। यदि आप मान लीजिए आपके लिए एग्जाम आपके 10 महीने दूर है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते ना कि शुरुआत के 3 महीने प्री किया, फिर मेंस का अलग से किया, फिर वापस प्री किया, ऐसा नहीं हो सकता। शुरुआत में आप सिर्फ प्री कम मेंस की तैयारी करेंगे, और ऐसा कोई सर डिवाइड नहीं है कि प्री की अलग बुक है, मेंस की अलग बुक, ऐसा कुछ भी नहीं है। शुरुआत में आप इंटीग्रेटेड पढ़ोगे पूरा का पूरा, एक माना कि सब्जेक्ट पूरा कर देते तो आप आंसर राइटिंग थोड़ा थोड़ा शुरू करते हो, क्योंकि वो बहुत क्रूशियल है। इस एग्जाम का मंत्र है कम पढ़ो, बार बार पढ़ो और बार बार लिखो। ओके। ऐसा है, क्योंकि आप राजेंद्र नगर जाइए सर, आप पागल हो जाएंगे सर, इतना मटेरियल हो सकता है क्या, कोई एंड ही नहीं है। तो आपको अपने सोर्सेस चूज करने लिमिटेड रखने बहुत जरूरी है, क्योंकि सर हर टॉपर कोई अलग ही चीज़ बता के जाता है। यदि आपने, और ऐसे बहुत सारे टॉपर को आपने देखा होगा कि हर बार प्री निकालते हैं, मतलब अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए, ऑल्दो उनको वो ट्रेनिंग में होते हैं, उनको टाइम भी कम मिलता है, तब भी निकालते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे सोर्सेज लिमिटेड है और उसी को ही फोकस करते हैं। ठीक है सर, तो शुरुआत में प्री कम मेंस की तैयारी करनी चाहिए, मेन उस पर फोकस करना चाहिए। प्री से 3 से 3.5 महीने पहले आपको अब प्री फोकस हो जाना चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ फैक्ट्स भी आते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होनी जिसको मतलब फैक्चुअल बेस ज़्यादा रहता है। yes. तो एकदम प्री पे फोकस उस टाइम पे होना चाहिए कि भाई हमें प्री वाला पार्ट ही करना है अभी। okay. उससे पहले प्री कम मेंस होना चाहिए। और क्यों, इसका रीज़न ये भी ना कि सर प्री का एग्जाम होने और मेंस के बीच में बहुत कम टाइम होता है। आप उस टाइम पे सोचोगे कि उतने में अगर वो मेंस का वास्ट सिलेबस पढ़ भी लो और उसमें लिखने की प्रैक्टिस भी कर लो और फिर क्लियर कर लो, तो थोड़ा लगता है कि सर वो प्री के एग्जाम और मेंस के एग्जाम के बीच का टाइम सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग पे होना चाहिए और रिवीजन। सिर्फ 2 चीज़ें होनी चाहिए। आप ये नहीं सोचते नई चीज़ आप वहाँ पर उस टाइम पे पढ़ेंगे, वो हो ही पॉसिबल है नहीं। रिवाइज और आंसर राइटिंग, इसमें बोलते रीड राइट और रिवाइज, बस और कुछ 3 आ रहे। ठीक है। सो प्री का रिजल्ट आ गया, आपका हो गया, तैयारी करी, फिर मेंस में क्या रहा रिजल्ट?
मेंस में भी मेरे को लगा था, क्योंकि जैसे मैंने बहुत कम मतलब ये 2 महीने वाला वेट करने वाला पीरियड था, मेरे को लगा सर मुश्किल है, लेकिन सर हो गया था। मेंस भी हो गया, पहला अटेम्प्ट प्री एंड मेंस क्वालिफाई हो गया था, यस यस यस। तो और हाँ, उस टाइम पे मेंस और इंटरव्यू के सॉरी मेंस लिखने और रिजल्ट के बीच में तो मैंने कहीं पढ़ा था कि तैयारी कैसे करते हैं इंटरव्यू की भी। तो उस टाइम पे मैंने आई थिंक कहीं पढ़ा था कि ये ना थोड़ा सा ना ट्रैवलिंग से थोड़ा और अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि अच्छा इंटरव्यू की प्रिपरेशन में ना थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वहाँ पे नॉलेज से ज़्यादा मुझे लगता है आपका एप्टीट्यूड एंड हाउ यू हैंडल पीपल एंड सिचुएशन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रादर देन कि आपको वहाँ पे फैक्चुअल नॉलेज चेक करते हैं, क्योंकि नॉलेज तो ऑलरेडी आपको प्री और मेंस में चेक कर लिया है। तो उस टाइम पे मैंने थोड़ा घूमना शुरू किया और सोलो ट्रैवल करना शुरू किया। और इंडिया को सर भारत में घूमने के लिए पैसे नहीं चाहिए रहते, क्योंकि सर आप मतलब जनरल डब्बे में आप ट्रैवल करो पैसा लगता नहीं, खाना सर कहीं भी मिल जाता है इतना सस्ता। तो वहाँ पे आपको वो जिगरा होना चाहिए बाहर अकेला जाने के लिए, हाँ है ना सर। और अपने को लगता नहीं कि सर ये सेफ नहीं, ये सेफ नहीं। कुछ जगह ऑब्वियसली प्रॉब्लम होती है, लेकिन सर इंडिया में बाय एंड लार्ज लोग बहुत अच्छे हैं सर। कुछ जगह ऑब्वियसली बात थोड़ा अपने को सेफ रहना वो तो पड़ता है। थोड़ा बहुत है, बट यस इंडिया एज अ कंट्री। लेकिन सर अब इंडिया को यदि अपने को रियल में देखना है ना सर, अलग नज़र से, तो सर वो जनरल डब्बे में ही दिखता है। वो वहाँ इंडिया बसता है जनरल डब्बे में सर, एसी में जाके आप नहीं। इंडिया भारत जो रियल भारत का फील है, हाँ सर वो सॉरी सर मैं इंडिया ने नहीं भारत सॉरी भारत को अपने को देखना है ना, तो सर वो जनरल डब्बे में दिखता है। जनरल में देखना है, शहर से थोड़ा बाहर निकलना है। और सर जनरल डब्बे में भारत की एस्पिरेशंस दिखती है। यदि कोई बंदा बिहार से माइग्रेट करके मुंबई आ रहा है ना, तो उसके दिमाग में होगा कि अरे यार मेरे को वहाँ जाके ऐसा कुछ करना, तो वो वहाँ पे ना सपने अपने बनाता है, सोचता है, वो वहाँ दिखता है सर। सही है। तो ट्रैवल किया, फिर इंटरव्यू, तो इंटरव्यू में कैसा रहा? सर पहला इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया सर, मतलब उसका एक रीज़न ये भी था कि सर उस टाइम पे जब अपन प्री का रिजल्ट आता है उसके बाद अपने को फॉर्म भरना पड़ता है, एक उसको बोलते हैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर डेव। तो उसमें इंटरव्यू की लैंग्वेज पूछते हैं, हिंदी और इंग्लिश, जो रीजनल लैंग्वेज में भी दे सकता है। तो मैंने इंग्लिश चूज़ कर लिया। तो मेरा फोकस इंटरव्यू में इंग्लिश अच्छा बोलने पे था rather than आंसर्स पे था। तो थोड़ा सा कंटेंट से ज़्यादा वो लैंग्वेज पे। हाँ, तो वहाँ पर थोड़ा सा इशू हो गया। और मतलब पहला इंटरव्यू सर मेरा ओवरऑल अच्छा नहीं गया था सर, मतलब बहुत कम मार्क्स आए थे, तो उसके कारण नहीं हो पाया था सर। अच्छा, कोई नहीं। सो कैसा था इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? कैसा था? जो हाइप रहते हैं कि कुछ भी उटपटांग सा सवाल वो इंस्टाग्राम पे रील्स चलते रहते हैं, क्या रियल में वैसा था? कुछ आपने एक्सपेक्ट भी वैसा किया था या जेन्युइन क्वेश्चंस थे, थॉट प्रोवोकिंग थे, कैसा था? सर जैसे अपन पहले तो जो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना कि कौन सा बटन था, कौन अंडा वगैरह, हाथी वगैरह, ऐसे कुछ वो कितने बटन हैं, कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है सर। और दूसरा एक सर जो मूवी आई थी 12th फेल, उसमें जिस तरीके का जो बताया गया है मेरे को नहीं लगता ऐसा होता है सर। वो आई थिंक मूवी के पर्सपेक्टिव से तो वो थोड़ा एग्जैजरेट कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता है सर। मतलब जो इंटरव्यू पैनल होता है ना, दे आर द मोस्ट, मतलब एक दो पैनल को छोड़ के, कभी वो चेयरमैन पे डिपेंड करता है, सबसे कोऑपरेटिव लोग होते हैं, क्योंकि उनको पता है कभी ना कभी लाइफ में वो भी उस जगह बैठे थे, वहीं से बैठ कर के तो उनको यदि लाइफ में किसी से बेस्ट निकालना है ना सर, तो उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील करवाना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स थे जो लोग जिनको अंदर घुसते पसीना आ जाता है, लेकिन वो शांत करते, 5 मिनट को बाद में स्टार्ट करते हैं, पानी पिलाते हैं, खाना भी, नाश्ता भी खिलाते हैं सर। अच्छा, तो ऐसा जो अपन एक्सपेक्ट करते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो बेस्ट एक्सपीरियंस है। शुरुआत में घुसने तक अपने को लगता है अरे क्या होगा, कैसे मोमेंट आप एक पहला क्वेश्चन का आंसर देते हो ना, आपको पता ही नहीं चलता कब खत्म हो जाता है। वो बहुत अकोमोडेट करते हैं, बहुत अकोमोडेट करते हैं। तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम वाली ऐसी कोई स्टोरी? और इवन सर जो मॉक इंटरव्यूज भी रहते हैं ना, वो भी उस लेवल, वो मॉक इंटरव्यूज को भी ऐसा है ना कि जो यूपीएससी की कोचिंग्स कराते हैं वो भी वो लेवल नहीं मैच कर पाते कभी, क्योंकि उनको भी थोड़ा सा सेंसेशन बनाना होता है, क्योंकि वही वीडियो बाहर जाती है थोड़ा सा कि भाई अच्छे क्वेश्चन पूछे गए। लेकिन सर ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस मतलब सर ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस अच्छा खराब, द वे यू आंसर वो डिपेंड करता है सर, है ना सर। तो वो इम्पोर्टेंट है सर। तो रवि, इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी आपने कहीं से किया था बिफोर अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू? तो सर जैसे नॉर्मली जैसे प्री क्लियर होने के बाद में एक फॉर्म भरना पड़ता है, डेफ करके, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। अच्छा, तो उसी के अंदर सारे उस मोरलेस इंटरव्यू उसी के अराउंड होता है। उसमें अपना सारा का सारा बायोडाटा उनके पास ऑलरेडी रहता है, सारा का सारा। और हम क्वेश्चन उसी के हिसाब से ही फ्रेम करते हैं कि क्या पॉसिबल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इवन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आपका नाम का मतलब क्या है, या इवन आपका पिन कोड हो गया,
या अपना स्कूल, मतलब जो जो वर्ड आप पकड़ सकते आप जहाँ पे पैदा हुए हैं सब कुछ पूछ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो उसके बेस पे नॉर्मली जैसे कोचिंग्स में तो सर मॉक इंटरव्यूज करवाते हैं, कुछ लोग अपना जो फॉर्म होता है उसका एनालिसिस भी करवाते हैं कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। अच्छा, तो उसका भी एक अपन कुछ स्टैंडर्ड आंसर्स वगैरह प्रिपेयर करके जाते हैं। दूसरा सर, जो लोग पिछले सालों में कुछ जो लोग इंटरव्यू दे के आए उनका ट्रांसक्रिप्ट भी अवेलेबल रहता है, तो अपने को वहाँ से भी आइडिया लग जाता है। वो ट्रांसक्रिप्ट कौन देता है? तो जो बंदा इंटरव्यू दे के आता है बाहर, तो वो क्वेश्चंस वगैरह खुद ऐसे टाइप वगैरह करके टेलीग्राम पे ग्रुप वगैरह बना रहता है, वहाँ पे डाल देते हैं, तो सबके लिए रहता है। मतलब उसके जेन्युइनिटी का बट कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं, मैं अंदर जाके कुछ भी बोल सकता हूँ, मुझसे ये पूछा गया था मैंने इसका ये आंसर दिया था, क्योंकि होने के बाद तो मैं हीरो हूँ। सर डाल के भी क्या कर लेगा, क्या फायदा? मतलब ऐसा कोई आउट ऑफ द बॉक्स करके क्या, मतलब वो क्या, उसको क्या फायदा मिल जाएगा? अच्छा, तो मतलब वो देगा तो जेन्युइनली देगा, फर्क थोड़ी पड़ता है क्या क्वेश्चन पूछा क्या नहीं पूछा कोई, और क्योंकि अंदर क्या होता है किसी को नहीं पता है। वही तो बोल रहा हूँ मतलब। लेकिन सर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे को कोई बहुत तोप क्वेश्चन पूछ लिया तो उससे थोड़ी उसका सिलेक्शन कुछ हो जाएगा। तो नॉर्मली हर कोई इसमें हेल्प करने का ट्राई करता है। देन मॉक इंटरव्यूज वगैरह लोग करते हैं, जिससे अपने को आइडिया लग गया कि अंदर जाके माना कि अपने को बॉडी लैंग्वेज पे फोकस करना है, या कुछ आंसर्स अपने लंबे हो रहे हैं या नहीं, या जैसे बोलते हैं कि कभी कभी इंटरव्यू में वो प्रेशराइज करते हैं अपने को कि यदि 4-5 क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो अपने को एकदम प्रेशर आता है क्योंकि आप आगे क्या बोले, आंसर देना चाहिए नहीं। तो वहाँ पर अपना ऑब्वियस सी बात है कि नहीं आ रहा है उसका मतलब ना बोलना जरूरी है, ना बोलना आना चाहिए, गैस नहीं मारना है। क्योंकि वहाँ पर आप ब्यूरोक्रेसी में जाओगे, वहाँ पर गैस पे तो नहीं चले, नहीं आता है तो मना कर दो सीधा। और यदि आप गैस वर्क भी लेना चाहोगे तो पहले परमिशन ले लो कि सर मेरे को रफ आइडिया, यदि आप परमिशन दोगे तो मैं आपको बता सकता हूँ, भाई सीधा मना करो। तो जो लोग गैस ज्यादा मारते हैं तो उसको समझ में आता है कि ये ना हवा में बात जाता है, जब ब्लफ वाला और वहाँ पे माना कि ना बोलने का आता है ना कि वो ना, और उस मोमेंट पे सर ना बोलना बहुत डिफिकल्ट है सर। आप बाहर बैठ के ना बोल सकते हो, उस मोमेंट पे आपको वो पहले से माइंड प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसे लोगों को भी देखा कि जो 8 से 10 क्वेश्चन लगातार सर नो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस, वहाँ पर वो बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन सर उसमें जिगरा चाहिए वहाँ बोलने के लिए, अपने अरे यार अब नहीं आ रहा, आप कुछ बोलते हैं तो पसीना आने लग जाता है, डजंट मैटर, नॉलेज टेस्ट हो चुका है सर, नॉलेज टेस्ट ही नहीं कर रहे वहाँ पर, तो अपना एटीट्यूड चेक कर रहे हैं। सो रवि, आपने जो पहला अटेम्प्ट दिया और इंटरव्यू तक गए, तो क्या आपने इंटरव्यू की भी तैयारी करी थी किसी कोचिंग से, या कैसे किया था तैयारी? तो सर मेनली तो सारे कोचिंग्स इंटरव्यू की तो तैयारी करवाते हैं, रीज़न भी वो शॉर्टेस्ट तरीका है रैंक लाने का और दिखाने का कि हमने इतने सिलेक्शन करवाया। तो सर नॉर्मली हम लोग मॉक इंटरव्यूज़ के लिए जितना कॉलेज कोचिंग्स में जा सकते हैं वो लोग ऑफिसर्स वगैरह को बुलाते हैं तो वहाँ पे जाके मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह भी देते हैं। तो मतलब आपने कोचिंग किया था? यस। तो जितना ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज करोगे रियल एनवायरनमेंट में, उतना ज़्यादा आप मेन इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ओके। इसके अलावा सर जो एक डैफ होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, जो मेंस के प्री के रिजल्ट के बाद में और मेंस से जस्ट पहले भरते हैं, वो इंटरव्यू पैनलिस्ट के पास में होता है ऑलरेडी। ओके। तो उसका एक एनालिसिस भी होता है, तो वो भी कोचिंग करवाते हैं कि क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इस फॉर्म के बेसिस पे। तो उसको अपन डिटेल एनालिसिस करते हैं, उसका आंसर्स बना के रखते हैं कि ये पूछा तो ये पूछ जाएंगे, ये पूछा तो ये पूछ जाएंगे। इवन अपनी को कुछ इंजीनियरिंग जो या अपन ग्रेजुएशन में जो किया है उसका भी थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ सकता है, उससे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा सर जो लोग इंटरव्यू जिनका हो चुका है उस साल या उससे पिछले वाले साल में, कुछ जो लोग इंटरव्यू दे के आते हैं वो कुछ अपना ट्रांसक्रिप्ट बना के ग्रुप वगैरह पे भी डालते हैं। तो वो भी अपने को मिलता है, तो अपने को एक रफ एंड आइडिया लग जाता है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इस सिचुएशन में अपने को ये आंसर देना होता है। और ओवरऑल सर मतलब जितना ज़्यादा अपन लोगों से बात करेंगे, अपने आप को समझने का ट्राई करेंगे, अपन दोस्तों से बात करेंगे, ग्रुप डिस्कशन करेंगे, अपने को नया चीज़ें समझ में आता है। मेंस में हम थ्योरेटिकल आंसर ज़्यादा लिखते हैं, प्रैक्टिकल थोड़ा सा आंसर कम लिखते हैं, वहाँ पर प्रैक्टिकल ज़्यादा आंसर चाहिए। और वहाँ पर ऑब्वियसली बात है सर, हमें नॉलेज की टेस्ट हो नहीं रही है, वहाँ पर हम अपना एटीट्यूड दिखाते हैं। वहाँ पर जरूरी नहीं कि मैं आंसर आया ना है, डजेंट मैटर, नहीं आ रहा है तो उसको किस फॉर्मली से अपन मना कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, कैसे हैंडल कर रहे हो चीज़ों को। यस। यदि अपन ऐसा है कि यदि 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन तक ऐसा भी हुआ है कि नहीं आ रहा है, गैस मारने के बजाय सीधा मना कर दो कि नहीं आता है। है ना, गलत बोलने का कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि वो उनको पता है जरूरी नहीं कि हर किसी को सब कुछ आता ही है, ठीक है ना। यदि उसको ट्रेनिंग में डालेंगे तो सब कुछ सीख सकते हैं, लेकिन वो एटीट्यूड इन्हें नहीं बोलने का, वो ना कोई डेवलप नहीं कर सकता, वो खुद में होता है सर, खुद में। सो जब रिजल्ट आया इंटरव्यू का, इंटरव्यू देने के बाद तो एक आ ही जाता है सेंस की होने वाला है नहीं होने वाला था, बट आपका कैसा था कि मतलब
देने के बाद कैसा आपका क्या था परसेप्शन की हो जाएगा, कैसा एक्सपेक्टेशन था, रिजल्ट आने के बाद क्या रहा, कैसा आपका रिएक्शन रहा? तो सर मतलब पहला इंटरव्यू तो इतना अच्छा नहीं गया था, फिर भी अपने को एक होप तो रहता है कि चलो क्या पता हो जाए, रैंक लिस्ट में एंटर कर ही ले। ऑल्दो सर इसमें भी होता है कि इंटरव्यू और नेक्स्ट प्री के बीच में गैप बहुत कम होता है, तो यदि हो जाता है तो इंटरव्यू होने के बाद अपने को ऐसा है कि चलो हो नहीं हुआ तब भी अपने को प्री देना है, यदि हो भी गया अच्छी रैंक नहीं है तब भी अपने को प्री देना पड़ता है, तो प्री की तैयारी थोड़ी सी शुरू करनी देती है और वो टाइम गैप बहुत कम होता है। अच्छा, तो पहले से प्रिपरेशन करना शुरू करना पड़ता है, तो थोड़ा सा होगा नहीं होगा वो तो दिमाग में रहता है, लेकिन फुल फोर्स से नहीं कर पाते, लेकिन थोड़ा बहुत तो पढ़ाई अपन शुरू कर ही सकते हैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सर। तो जब रिजल्ट आया तो क्या था रिएक्शन आपका? तो सर मतलब लास्ट तक पहुंच के यदि अपन नहीं होता है तो फिर लगता है कि अरे यार कहाँ गलती रह गई, तो गलती रह गई। तो वो बहुत डिफिकल्ट फेज होता है सीरियसली सर, कि मतलब एक साल पूरा निकाला कि भाई इसको अपने को करना है और लास्ट मोमेंट में छोटा सा रह गया है ना, तो उस टाइम लगता है कि अरे यार ये अच्छा कर लेते वगैरह वगैरह ऐसा। लेकिन फिर बात वही है ना कि प्री इतना सामने होता है कि अपने को टाइम ही नहीं मिलता है सोचने का ऐसा, तो फिर उसी पे फोकस करना पड़ता है नेक्स्ट प्री के लिए सर ऐसा। तो फिर अगला प्री लिखा, प्री में क्या रहा? तो फिर अगला प्री नहीं हुआ। अच्छा, अगले में प्री नहीं हुआ। यस, तो वही एक प्री है जिस टाइम वो मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ सर, वही। अच्छा, 6 अटेम्प्ट्स में सेकंड प्री ऐसा था जो कि आपका नहीं हुआ। तो उसमें सर मैंने ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिए थे, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो गई थी। तो वो क्या था, मतलब ओवर कॉन्फिडेंस था कि पिछली बार तो करके आए तो इस बार तो इजीली हो जाएगा? तो मेरा सर 1.5 मार्क से रहा था कट ऑफ से प्रीलिम्स में, तो फिर वहाँ पे समझ में आया कि बहुत ज़्यादा भी अटेम्प्ट नहीं करके आने, थोड़ा सा बैलेंस करके रखना जरूरी है। तो ये चीज़ मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट में ध्यान दिया, तो मैंने अटेम्प्ट बहुत लिमिट कर दिए। वो बोलता कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीते ना, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैंने स्पेसिफिकली ध्यान रखा। तो मेरा स्ट्राइक रेट नेक्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छा था। मेरे नेगेटिव अगले 16 वाले अटेम्प्ट में 7 या 8 ही थे, लेकिन उससे 15 वाले अटेम्प्ट में बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, लाइक 25-30 तो होंगे सर वो, लेकिन वो मेजर अपने को बहुत पीछे के धकेल लेता है नेगेटिव के कारण से। तो सेकंड का जब प्री नहीं हुआ तो मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ सेटबैक, तो वहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट आया या एक और जो बोलते हैं कि दृढ़ता और बढ़ी कि नहीं अभी तो करना ही है? नहीं सर, मतलब और घर वालों का कैसा रिएक्शन था? क्या मतलब एक क्लोज ग्रुप भी बन गया होगा तब तक, सीरियसनेस रही होगी, दोस्तों से भी कन्वर्सेशन हुआ होगा तो कि अब तीसरे अटेम्प्ट के लिए जाना है नहीं जाना है? अब सर ऐसा रहता है ना कि यदि आपके पास सामने टाइम होता है ना तो अपन थोड़ा डिसअपॉइंट होकर रो भी लेते हैं। तो अब मेरे पास टाइम था, 1 साल और था, है ना। अब घर वालों का ऐसा है कि यदि एक बार अच्छा परफॉर्मेंस हो गया है तो उनको लगे चलो एक बार और ट्राई कर सकते हैं वैसा है। अच्छा, और उनको आइडिया नहीं कि क्या होता है, क्योंकि वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होता। बस उनको ये बोलना कि चलो अपन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक और अटेम्प्ट करके देखते हैं। तो बात सर वही थी कि मतलब जब अपने को थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है तो फिर थोड़ा सा क्या बोलते हैं लीनियंट भी हो जाते हैं कि ठीक है, तो थोड़ा अपने को डिसअपॉइंटमेंट कभी कभी है ना, अपन ज़्यादा 4-5 महीने मिलता है ना, तो अपन सही टाइम पे वर्क करने के बजाय ना टाइम ज़्यादा खराब करते हैं वैसे। तो फिर उस टाइम पे सोचा कि सर इसमें 2-3 महीने ऐसे निकल गए, यार क्या करेंगे, कैसा होगा वगैरह वगैरह। फिर मेरे को समझ में आएगा कि अभी मैं ना घर पे बैठ के पूरा टाइम पढ़ नहीं सकता, जॉब तो मैं कर नहीं रहा था, पूरा टाइम पढ़ नहीं सकते। तो मैंने एक छोटा सा 15 के एंड में एक ज्वाइन कर लिया था, न्यूज़पेपर एनालिसिस का क्लास ज्वाइन किया, जिससे मैं ना एटलीस्ट इंगेज रहूँ, कुछ लोगों से मिलता रहूँ, कुछ नया चीज़ पता चलता रहे, क्योंकि नया चीज़ पता रहता। तो अच्छा, फुल टाइम कोचिंग नहीं कर रहे थे थर्ड अटेम्प्ट में? थर्ड टाइम मतलब एक जिससे मेरा एंगेजमेंट बना रहे, कुछ नई चीज़ पता चलती रहे, नया लोगों से मिलता रहे। कुछ लोग थे लेकिन और भी ऑब्वियस वहाँ तक लिमिट नहीं रहना है ना अपने को। तो मैंने 15 के एंड में वो न्यूज़पेपर एनालिसिस का ज्वाइन कर लिया था और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर ली थी, स्पेशली ऑप्शनल की। ऑप्शनल में और अपन इम्प्रूव कर सकते थे, इसीलिए सर। तो 16 का प्री अराउंड लाइक वो भी लेट हुआ था, अराउंड जुलाई अगस्त में हुआ था, तो वो भी अच्छा खासा टाइम मिला था। वो मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था मतलब प्री में। अच्छा, मेरा मतलब कट ऑफ से अराउंड लाइक 7 या 8 मार्क्स जाता है। 7-8 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है सर। हाँ, उतने में तो कितने लोग आ जाते हैं। ऐसे तो वो मेरा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। उसमें मैंने अटेम्प्ट बहुत कम किए थे, स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा था, मतलब जितना किया था बहुत अच्छे से किया था ऐसे। ओके, ग्रेट। तो प्री के बाद प्री में तो जब लिखा होगा तो समझ में आ गया होता कि नहीं? हाँ, तो वो जो मैंने आपको बोला कि प्री के एग्जाम देने और प्री के रिजल्ट के बीच का टाइम, वो सबसे गोल्डन पीरियड होता है। तो जो लास्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ था प्री, तो उस टाइम पे मैंने आंसर राइटिंग पे स्पेशल फोकस किया और मेंस पे ज़्यादा फोकस किया। तो जो गोल्डन पीरियड है जहाँ पर लोग बहुत डाउट में रहते हैं, जो लोग बॉर्डर पे रहते हैं ना, उनको लगता है करे ना करे, करे ना करे,
तो फुल फ्लेज कुछ लोग करते हैं लेकिन फुल फ्लेज कर नहीं पाते क्योंकि वो दिमाग में रहता है नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा है। लेकिन वो मेरे लिए एडवांटेज था, मेरे को लग रहा है कि होने वाला है, तो वो जो गैप था ना तो उसमें मेरे को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया टाइम का, और रिविजन भी हो गया, आंसर राइटिंग भी शुरू कर दी, सब कुछ हो गया, तो उसका फ़ायदा मिला मेरे को वो वाला अच्छा। part का। सो मेंस भी हो गया, मेंस भी हो गया, यस 16 का मेंस फिर से क्वालिफाई हुआ। यस यस यस। तो ये इंटरव्यू कैसा रहा, जो आपका सेकंड इंटरव्यू था थर्ड अटेम्प्ट में, वो कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो सर कंपैरेटिवली पहले वाले से ही अच्छा रहा। मैं बेटर प्रिपेयर होकर गया था। लैंग्वेज चेंज होने की वजह से मेरा फोकस मेनली आंसर पे था, क्योंकि अपन हिंदी हमारी मदर टंग है तो हमें ना बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं, वो फ्लुएंट रहता है। और मैंने मेनली फोकस ज़्यादा से ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ देने पे दिया था, तो मेरे को लगा कि इंटरव्यू अच्छा गया, तो उसका मार्क्स भी कंपैरेटिवली पिछले वाले से अच्छे भी आए थे। ओके। लेकिन वही है कि मेंस और प्री का मिला के सॉरी मेंस और इंटरव्यू का मिला के फाइनल रैंक बनता है, तो सर उसमें फाइनल में नहीं थे सर, ऐसा था। अच्छा, तो थर्ड अटेम्प्ट सेकंड इंटरव्यू फिर से नहीं हुआ, सो क्या था रिएक्शन, क्या था एक तरीके से थॉट प्रोसेस कैसे थे, चौथे के लिए जाना है नहीं जाना है? सर मेरे को एक अभी भी याद है, लाइक ये रिजल्ट आया था अराउंड लाइक 31 मई 2017 को, मतलब 16 का एग्ज़ाम का 17 का रिजल्ट आता है सर, शाम को 7 बजे को रिजल्ट आया था। और उसमें यूपीएससी में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि 2-3 दिन पहले अपने को आइडिया रहता है रिजल्ट कब आने वाला था, लेकिन एक टेलीग्राम ग्रुप बने थे लोगों के कि हाइप बनता है वहाँ पे, अब आने वाला है यूपीएससी अब अपलोड करने वाला है, वैसा वैसा कुछ होता है बहुत कुछ। तो 7 बजे पता चला कि नहीं होने वाला सर, नहीं हुआ। तो क्योंकि सर वही बैक टू बैक फेलियर आ रहा था, अब लगा क्या करें वैसे, अब समझ भी नहीं आ रहा, तो फिर बहुत रोने लग गया कि भाई आप करें क्या आगे। फिर एक दोस्त आया, उसके साथ थोड़ा बाहर गए कि भाई डिस्कस करने लगे क्या करने लगे। लेकिन सर एक चीज़ मेरे को समझ में आई कि ये जो मेरे को जब मैं पहली बार आया था दिल्ली, तो मेरे को एक बंदे ने बोला था कि ये प्रिपरेशन है ना सर, ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है सर, यहाँ पे ये छोटी सी लाइफ भी हो गया, इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। तो सर 7 बजे रिजल्ट आया, 9 साढ़े 9 बजे तक मैं ये सोच रहा था कि सर आगे क्या किया जाए, और सर मेरे को ये समझ में नहीं आया मैं क्यों सोचने लग गया। इसका रीज़न मेरे को ये लगता है कि जब मैं शुरुआत में आया तो मैं बहुत वीडियोस देखता था, अरे मोटिवेशन चाहिए, लेकिन मेरे को समझ में आया कि सर ये उस टाइम पे तो कुछ होता एक्सटर्नल कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप प्रोसेस में जाते हो ना, तो सबकॉन्शियस माइंड में आपका मोटिवेशन इतना डेवलप हो जाता है ना, तो जब सिचुएशन सामने आती है ना, तो आपका माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है ना। तो उस टाइम पे मैं ये सोच रहा था कि ओके अब ये अगला अटेम्प्ट स्किप करें या ऑप्शनल चेंज किया जाए या क्या किया जाए। और मैं कुछ सोच नहीं पाता कि क्यों सोच रहा हूँ वैसे, क्योंकि और सर कैसे वो लोग बोलते हैं ना कि प्रोसेस में विश्वास रखना चाहिए, एंड रिजल्ट रहे कोई मैटर नहीं करता। तो सर ये है ना प्रोसेस का बेस्ट एग्जांपल है मेरे लिए। लेकिन सर वही 18 दिन बाद प्रीलिम्स था, 18 जून को ही। अच्छा, तो सोचने के लिए टाइम नहीं था सर, है ना। तो मैं सोचा कि चलो अब जाते हैं प्रीलिम्स के लिए जाते हैं। तो 1-2 दिन थोड़ा लगा कि पिकअप करने के लिए, लेकिन फिर 18 दिन पड़े और वो प्रीलिम्स भी हो गया था 17 को। तो वही है ना कि ये जो जर्नी है ना सर, वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेती है और अपने को पता भी नहीं चलता है। लाइफ में अपने को बोलते हैं ना सर कभी कभी कि यार इतना प्रॉब्लम आ रहा है, ये मेरे साथ ही भगवान क्यों कर रहा है वगैरह वगैरह। तो मेरे को लगता है कि सर ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि यदि भगवान अपने को कुछ प्रॉब्लम देता है ना, कोई भी चैलेंज देता है ना, तो वो किसी बड़े चीज़ की तैयारी के लिए देता है। तो सर वो मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया कि उस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैंने वो रिएक्ट इसीलिए किया ऐसा है सर। तो फिर चौथा अटेम्प्ट फिर से प्री लिखना है, फिर से जर्नी स्टार्ट करनी है, तो कैसा था? चौथे वाले में तैयारी थी तो अच्छी तैयारी थी, कैसा था? और जैसे 3 अटेम्प्ट तो हो गए थे प्री के, तो थोड़ा बहुत तो आइडिया था ही। मेनली करंट अफेयर वगैरह पे फोकस करना था, वो भी मेनली इंटरव्यू के प्रिपरेशन में दे के लिए थे, तो लग रहा था कि हो जाएगा उसमें, है ना। और इसमें ज़रा ऐसा रहता है कि यूपीएससी के आप देखोगे राजेंद्र नगर में से बोलता है कि इस प्रिपरेशन में आने का रास्ता तो है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। अभिमन्यु का चक्रव्यूह टाइप है कि उसको अंदर आने का रास्ता पता था, बाहर जाने का रास्ता पता नहीं है। तो वही है कि यदि अपना अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो अपना आगे देखते हैं, वैसा स्किप करना मैंने सोचा कभी नहीं कर सकते। अपना अच्छा जा रहा है तो अपन प्रीलिम्स का अच्छा प्रिपरेशन था, तो मुझको लगा कि हो जाएगा सर, इतना लगा नहीं कि नहीं होगा। कम दिन थे फिर भी ऐसा लग रहा था कि हो जाएगा ऐसे। तो कैसा रहा चौथे का प्री और फिर उसके बाद मेंस? प्री का भी प्रिपरेशन सर सही था,
और जो सर पहले अपन ने ऐसा होता है ना कि सर जो पुराना मेहनत किया होता है ना वो आगे बहुत काम आता है। 3 अटेम्प्ट में जो प्री के लिए तैयारी की वो कम टाइम मिला था वो वहाँ पर यूज आया। और वही सेम कम पढ़ो बार बार लिखो, यही मंत्र है इस एग्जाम का। और वो जो राइटिंग प्रैक्टिस पहले की है तो प्री के बाद में और मेंस के बीच में जो वो पहले वाली तैयारी काम आई आंसर राइटिंग वाली। तो सर वो ये अपन ये बोलते हैं ना कि पुराना वाला अपना वेस्ट हो जाता है, वैसा नहीं होता है, वो यूज होता है सर, है ना। पुराने मतलब कभी एक छोटा इंसिडेंट सुनाना चाहूँगा। जैसे 15 का प्री नहीं होता तो मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था वहाँ पर शब्बीर सर का ज्योग्राफी का। तो वहाँ पे उस टाइम पे सर कुछ मेंस का रिजल्ट शायद आया था तो बहुत लोग अगले दिन नहीं आए थे, ऐसा कुछ था। तो शब्बीर सर ने बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी उस टाइम पे। और वो ना मैं सर अभी तक लेटर इन स्पिरिट में उस चीज़ को फॉलो करता हूँ सर। अभी उन्होंने बोला कि सर आप अच्छे कॉलेज से पढ़े हो, अच्छी जॉब छोड़ के आए हो, आपके दोस्त कहाँ घूम रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे वगैरह। अब यहाँ पर आप चाय पीने से पहले सोचते हो नाश्ता कहाँ करने, मतलब पैसा बचा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपको नहीं पता पर किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब रहती है। तो चलो देखते हैं 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, यदि आपका होता है माना कि तो सर आप पहला पोस्टिंग है ना सर आपका जैसे सब डिवीजन मजिस्ट्रेट, उस मतलब आप लिटरली सर आप उस ब्लॉक के मालिक को, मतलब आपके बोले बिना वो वहाँ पे ब्लॉक पे पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा है। मतलब अच्छा। इतना पावर है और आप बहुत कुछ कर सकते हो लोगों के लिए, इंपॉर्टेंट बात है सबसे। और उन्होंने दूसरी बात बोली फिर हार्श रियलिटी पे, होता तो बहुत कम लोगों का है कि यदि नहीं हुआ तो क्या। और वो जो उन्होंने बात बोली थी ना वो अभी तक मेरे दिमाग में कि आपने जो मेहनत की है ना सर ये कभी भी वेस्ट नहीं होगी। आज नहीं तो कल किसी न किसी फॉर्म में वापस आएगी, ये पक्की बात है। ठीक है, लेकिन वो कब आएगी वो नहीं पता मेरे को, वो नहीं, लेकिन वो पक्की आएगी सर। तो आप बस मेहनत करते जाओ, ठीक है ना, आपको आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा, ये पक्की बात है सर। सही है। तो चौथे में भी प्री हुआ, मेंस का क्या था? मेंस भी हो गया था उसमें। अच्छा, तो पहले 4 अटेम्प्ट में आपके 3 मेंस क्लियर हो गए थे? यस हाँ। तो फिर उसमें जो तीसरा इंटरव्यू था वो कैसा रहा? तीसरा इंटरव्यू सर वो भी जो 16 वाला था ना वैसा का वैसा सेम ही रहा था सर। उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस, मतलब परफॉर्मेंस की बात करो तो वैसा ही रहा था, उसमें मार्क्स वैसे ही आए थे। तो मेनली मेरा जो फोकस रहता था मेरा कि मतलब मॉक इंटरव्यूज पे ज़्यादा फोकस करना है। डेफ जो फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते थे, वो चेंजेस किए जो अपने आप को अच्छे प्रेजेंट कर सके, और उन क्वेश्चंस को और अच्छे से रेडी किया। तो वही डेफ और मॉक इंटरव्यूज पे ही मेनली फोकस किया तीसरे वाले में। तो क्वेश्चंस किस तरीके के रहते हैं अगर 3 इंटरव्यू क्योंकि आपने दिया है तो क्या कुछ पैटर्न रहता है? क्योंकि डेफ भरवा रहे तो बट ऑब्वियस है कि मेजर क्वेश्चंस तो आपसे जुड़े हुए होंगे कि आपकी पर्सनालिटी से, आपसे नाम से, या आपके गांव से हो गया, या आपके शहर से हो गया, आपके फादर के प्रोफेशन पे कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, राइट? तो कुछ पैटर्न रहता है कि अगर 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया तो वो आपको लगता था कि सिमिलर क्वेश्चन ही आ रहे हैं कि वो टोटली चेंज होता है? सर वैसे ना ये बोर्ड टू बोर्ड बहुत डिपेंड करता है। जैसे जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे बाहर आती थी कि भाई इस बोर्ड का पैटर्न ऐसा ही है कि इस बोर्ड का स्टार्टिंग ऐसी होती है कि ये पहला क्वेश्चन का ऐसा ही रहता है। ओके, ठीक है ना, तो उससे अपने को आइडिया लग जाता है कि और जैसे यूपीएससी में कैसा होता है कि सर एक सेंट्रल हॉल होता है, इंटरव्यू के टाइम पे आपको वहाँ बैठा दिया जाता है। जब आपका नंबर आता है तो पियोन आता है आपको एस्कॉर्ट करने के लिए और वहाँ आपको इंटरव्यू रूम के बाहर लेके जाता है। ओके। तो मेरे को सब पता चला 16 के इंटरव्यू में मेरे भोसले सर चेयरमैन थे। तो वो एयर मार्शल थे। तो मेरे यहाँ पे एक उत्तरलाई का एयरबेस है, वहाँ पे 1971 का वॉर वाला जो बॉर्डर मूवी सर वो उसी पे बेस्ड था। तो मेरे को लगा कि इंटरनल से ये ऐसा कुछ पूछा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ पूछा नहीं, अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर। क्वेश्चंस वैसे ऐसा अपन ये नहीं बोल सकते कि अब होता है, एक पैटर्न होता है, ठीक है ना। उस डेफ के भी इन एंड अराउंड होता है, लेकिन वो पैनल में जो 4 लोग और होते हैं ना उस पर भी डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड रहते हैं। एक उसमें साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो अपने को पढ़ता भी है सर। अच्छा, उसमें भी होता है एक साइकोलॉजिस्ट, जैसे बोलते हैं कि होता है, लेकिन अंदर क्या होता है किसी को कुछ नहीं पता, क्योंकि वो एक सीक्रेट है, वो किसी को नहीं पता। लेकिन नॉर्मली लोग बताते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट होता है जो अपने को रीड करता है कि भाई ये ऐसा हो सकता है, इसके हाव भाव ऐसे, इसका बॉडी लैंग्वेज ऐसा वगैरह सर। तो मोरल ऐसा अपन गैस कर सकते हैं। कुछ लोग जैसे माना कि सुबह कुछ इंसिडेंट हो गया करंट अफेयर का तो वो भी पूछ सकते हैं। अच्छा, वैसा भी हो गया। कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन भी होते हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, डिपेंड सर। जैसे मेरे को किसी ने यस मेरा जो था कि क्या तीनों में कुछ पैटर्न ऐसा स्टैंडर्ड जो कि आप नहीं, वो बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करता है सर। बोर्ड टू बोर्ड डिपेंड करता है। कुछ क्वेश्चन आप बोल सकते हैं जो आपके डेफ के है, लेकिन दूसरे क्वेश्चन जो करंट अफेयर वगैरह के है या कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वैसा है। डिपेंड करता है वो बोर्ड टू बोर्ड। बोर्ड का
जो कंपोजिशन है उसमें, और उसमें भी सर है ना कि जैसे चेयरमैन तो सेम रहता है माना कि, तो लेकिन 4 मेंबर चेंज होते रहते हैं, वो परमानेंट नहीं रहते। ओके। ऐसा सो जब रिजल्ट आया ये चौथे अटेम्प्ट का, तो कहाँ थे, क्या दिमाग में चल रहा था, क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या रिएक्शन था? ये जो 17 वाला जो इंटरव्यू था उस टाइम पे मैं सर देहरादून गया हुआ था, मेरे को याद है। बोला कि अभी देहरादून ही चलते, वहीं पे एक दोस्त है वहाँ पे, वो IRS में काम करता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग में काम करता है, तो वहीं पे था। तो रिजल्ट आने हैं ये पता है कब आता है, हमें आइडिया लग जाता है। यदि जिस वीक खत्म होता है ना उसके अगले वीक के 2 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, पता चल जाता है। नॉर्मली यही पैटर्न रहता है ऐसे। मतलब मैक्सिमम इंटरव्यू खत्म हुआ जो लास्ट वाला है उसके 10 दिन के बाद अंदर तो कंपाइलेशन ही करना होता है मार्क्स का। मेंस के मार्क्स ऑलरेडी होते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स जैसे जैसे इसका होता रहता है वो ऐड करने होते हैं और फाइनल लिस्ट निकलती है। उसमें कुछ अलग से कुछ होता नहीं, 2-3 दिन का टाइम लगता है क्लियरेंस वगैरह जो भी उनको लेना पड़ता है। तो उस दिन भी मैं सर देहरादून में था, तो मैं सोचा चलो मसूरी जाके आते हैं। मसूरी में ही सर ट्रेनिंग सेंटर है IAS का, लबासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो वहाँ मैं ऐसे गया था कि चलो क्या पता लक चल जाए ऐसा। तो मैं उस दिन था वहाँ पे, वहाँ ही मसूरी में रुका था रात को। अगले दिन सुबह एक लाल टिब्बा करके एक ट्रैक है, बहुत छोटा, 4-5 किलोमीटर का है। अच्छा। वहाँ पे गया था, तो वहाँ पे अपन बस का सनराइज बहुत अच्छा होता है वहाँ से, गंगोत्री जमुनोत्री अच्छे से दिखता है। लेकिन मैं लेट पहुँचा तो वो सनराइज में देख ही नहीं पाया वहाँ पे। अच्छा। वहाँ पे ना एक सर बाइनोकुलर लगा हुआ वहाँ पे। ओके। तो वहाँ पे ना जितने मेजर स्पॉट्स हैं ना वो अपन देख सकते हैं मसूरी के। ओके। तो ऐसे वो जो बंदा दिखा रहा था, तो ये ना वो एक अकेडमी है जहाँ पे IAS की ट्रेनिंग होती है। चलो यार क्या पता आज रिजल्ट आ जाए, वहाँ जाने का मौका मिल जाए। तो मतलब ऐसे अपने को तो ये होप तो रहती है ना, मेहनत किया है इतने दिन और वहां तक गए भी हैं। और सर वो ऐसे बोलते भी ना, उस मूवी में बोला गया है शॉशैंक रिडेम्पशन में सर कि होप इज अ गुड थिंग नॉट द बेस्ट थिंग एंड गुड थिंग नेवर डाइज, ऐसे बोला जाता है सर। तो फिर मैं वहाँ से शायद केम्प्टी फॉल गया, केम्प्टी फॉल से शाम तक देहरादून आ गया था और देहरादून में रिजल्ट आ गया, फिर पता चला नहीं हुआ सर ऐसा। तो ठीक है, लाइफ में कुछ और लिख के रखा है। तो फिर उसमें भी सर आई थिंक उस टाइम पे शायद 25 दिन या 30 दिन के बाद प्रीलिम्स था, है ना। तो अब क्या किया जाए, वापस तैयारी करना शुरू किया। अच्छा। क्योंकि सर वही ना कि आपको ना रोने का मौका ही नहीं देती ये एग्जाम, क्योंकि सामने प्रीलिम्स होता है। शौक मनाने का, गम मनाने का मौका नहीं देती, ऐसा है। सामने प्रीलिम्स होता है और स्किप करना थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि एक होता है ना कि सर पास तक जा रहे हो, पास में जा रहे हो सर, 1 साल नहीं वो 2 साल हो जाता है सर। 1 साल तो आप छोड़ रहे हो, फिर 1 साल का और प्रोसेस है, और लास्ट तक जा रहे तो लगता है कि चलो प्री तो कर ही लेंगे, वैसा टाइप का। तो वो सिचुएशन वैसे तो होती थी, लेकिन वही है ना कि ये इतना फास्ट फॉरवर्ड होता है ना कि सामने नया चैलेंज इतना जल्दी आता है ना कि आपको ना सेटल होने का मौका ही नहीं देता, ऐसा है। सही है। तो रवि 5वें और 6ठे अटेम्प्ट्स में क्या था, कैसे किया अप्रोच चीज़ों को, क्योंकि अब 4 हो गए, 3 इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया, क्या अप्रोच था, कैसे था सर? मतलब मेन तो सर अप्रोच अपनों को सेम ही रखनी पड़ती है कि रिसोर्सेज जितने हैं लिमिटेड रखो, जितना ज़्यादा रिवाइज कर सकते उतना करो, जितना ज़्यादा लिख सकते उतना लिखो। 5वें अटैम्प्ट में मेरे साथ हुआ कि मेरा प्री क्लियर हो गया लेकिन मेंस क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। मेरा आई थिंक सर ऑप्शनल इतना अच्छा नहीं गया था। और यूपीएससी में ना ऑप्शन का सर एक पैटर्न होता है कि एक ऑप्शनल 2-3 साल अच्छा जाता है फिर बहुत खराब जाता है। ओके। है ना। तो उस टाइम मेरा ऑप्शनल अच्छा नहीं गया था, तो उसका इंटरव्यू कॉल नहीं आया। फिर जो 6th अटेम्प्ट था वो थोड़ा मतलब बहुत प्रेशर था कि भाई लास्ट अटेम्प्ट है, कैसे करना है, क्या होगा। उस टाइम पे मैंने प्री तो बेंगलोर में दिया था और मेंस के लिए मैं आया था दिल्ली में। ओके। है ना। तो ऐसा लगता है कि अभी एकदम चेंज करना पड़ेगा, नहीं हुआ तो क्या होगा वगैरह वगैरह ऐसे सर। तो उस टाइम पे 6th अटेम्प्ट में मेरा 1 मार्क से इंटरव्यू कॉल रहा था। ओहो। लेकिन मेरे को लगता है कि वो नहीं आया था, अच्छा भी हुआ, 1 मार्क कम आया था, अच्छा हुआ। रीज़न में यदि अपन मेंस के कट ऑफ पे हो ना तो आपको रैंक लिस्ट में एंटर करने के लिए 210 या 220 लाना पड़ता है आउट ऑफ 275। वो बहुत डिफिकल्ट होता है, वो सिर्फ एंटर कर पाओगे आप, लास्ट की रैंक में आओगे। और उस टाइम पे कोविड लग गया था, जनवरी में रिजल्ट आया था, फिर मार्च में कोविड लग गया था और उसका फाइनल रिजल्ट अक्टूबर तक आया था। तो मेरे को लगा कि चलो नहीं, वैसे भी मेरे को लगता नहीं होता, तो नहीं हुआ तो 7 महीने मैंने अपनी प्रोफेशनल जर्नी चालू कर दी उस टाइम पे। अच्छा। तो सर वो देखा जाए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था, ऐसा लगता है कभी कभी।
कह सकते हैं, बट एक बहुत बड़ा सेटबैक या जैसे भी लो चीज़ों को लर्निंग, तो आपने बोला कि वो नॉलेज कभी ख़राब तो जाती नहीं है। यस यस यस। सो जब वहाँ से एग्जिट करने लगे कि आपके 6 अटेम्प्ट्स हो गए, बहुत सारी लर्निंग, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे थॉट प्रोसेसेस, बहुत लोगों से बातचीत, मिलना, समझना, सो क्या रहा जब वहाँ से वो फाइनल छोड़ के, होता है ना कि एक अलविदा बोल रहे हो, एक जर्नी को आप अलविदा बोल रहे हो, जो छोटी सी ज़िंदगी थी यूपीएससी जर्नी की, सो क्या था माइंड में? सर फाइनल रिजल्ट आया था मेंस का 2019 के अटैम्प्ट का 15 जनवरी 2020 को। तो रात को रिजल्ट आ गया था, तो मैंने सुबह देखा था। उस टाइम पे किसी का कॉल नहीं आया था, तो ऐसा लगा कि सर दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ मतलब कॉलेज छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, और ऐसा लग रहा है कि आगे ब्लैंक था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा आगे करना भी क्या है, करना भी है या नहीं, ऐसा लगता था सर। तो वो शुरुआत के 15-20 दिन सब बहुत डिफिकल्ट था। मतलब मैं कन्विंस ही नहीं था कि क्या हो गया, मैं खुद को मना नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो गया। सब कुछ कर लिया, सब कुछ मेहनत कर लिया, ये कर लिया जो पॉसिबल हो सकता है, सब कुछ कर लिया, लेकिन फाइनली नहीं हुआ सर ऐसा अटैक। तो बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि इसमें मैंने सर ये 6 साल तो ये थे, उस कॉलेज में भी 2 साल दिए थे, तो टोटल 8 से 9 साल इस पूरी जर्नी को दिया। और एट द एंड ऑफ द डे सर कुछ नहीं मिलता है, तो ऐसा लगता है कि यार कुछ नहीं हुआ। और फिर आगे क्या करना है उसका कुछ पता ही नहीं है सर, क्योंकि कॉलेज छोड़े हुए बहुत टाइम हो गया, आगे प्रोफेशनल लाइफ कैसे चालू करना है बहुत डिफिकल्ट था। लेकिन आई थिंक जो भी कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद फिर मैंने वापस कहीं अप्लाई करना शुरू किया जॉब्स वगैरह के लिए, तो 20-25 दिन में जॉब लग गया था सर पहला जी। अच्छा। तो पहला मेरा जॉब था सर आईपैक में। ओके। तो आईपैक करके एक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, जो प्रशांत किशोर चलाते थे उस टाइम पे, अब तो पॉलिटिशियन बन गए। तो वो उस टाइम पे तृणमूल कांग्रेस के साथ काम करते थे कैलकाटा में, तो मैं वहाँ पे उस टाइम पे कैलकाटा में था। अच्छा। यस। तो ममता दीदी को जिताने में भी हाथ है। यस यस, उस टाइम पे हम उनके साथ काम कर रहे थे। फिर सर कोविड लग गया उसके बाद में। ओके। तो कोविड में एडटेक का वो आ गया, तो मैंने सर एक एडटेक प्लेटफॉर्म ज्वाइन किया, स्टडी IQ करके। अच्छा। उसका यूट्यूब चैनल है, तो मेनली यूट्यूब से चालू, फिर वो उनका ऐप वगैरह बना और उनके कोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते। तो वहाँ पे मैं अराउंड 2.5 से 3 साल, अराउंड 3 साल वहाँ पे था। तो वहाँ पे भी यही यूपीएससी और स्टेट PSC वाला सेक्शन देखता था मैं सर। ओके। सो आएंगे उधर की जर्नी पे भी आएंगे, लेकिन क्योंकि आपने ये 6 साल से 8 साल जो दिया है, इस पे थोड़े से जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वो आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए जो है उनके लिए मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस। तो एक तो ये है कि नहीं, क्या जब ये जर्नी स्टार्ट करता है हर कोई, तो उसको क्या वो दिल्ली का राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर या प्रयागराज जाना ज़रूरी है, या वो कहीं अपने शहर में बैठ के भी तैयारी कर सकता है, कैसे है सर? आई थिंक मतलब अभी जिस तरीके से रिसोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, ऑफलाइन मटेरियल अपन मंगवा भी सकते हैं, माना कि दिल्ली जो कहीं और अवेलेबल नहीं है, आपके घर पे मटेरियल आ सकता है। इस प्रिपरेशन में सर डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन चाहिए रहता है। यदि आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो, कहीं पर भी बैठ के कर सकते हो। पहले लोग बोलते दिल्ली जाना जरूरी था, प्रयागराज जाना जरूरी था, ऐसा नहीं है, आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हो। यदि आपका ग्रुप बन जाए अपने घर पे आसपास 2-3 लोगों का, उनके साथ डिस्कस भी कर सकते हो। ऑनलाइन भी लोगों का ग्रुप बनता है, वहाँ भी कर सकते हो। ऐसा दिल्ली जाना कोई ज़रूरी नहीं है, आप कहीं पर भी बैठ के इंडिया के किसी भी कोने में रह के प्रिपरेशन कर सकते हो सर। थोड़ा हेल्प होता है माइंडसेट में और सारी चीज़ों में सर? फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं बोलूँगा नहीं पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो स्पेस जहाँ रहता है फ़र्क पड़ता है। लेकिन सर हर किसी के अलग अलग कंस्ट्रेंट्स होता है सर, है ना। लेकिन सर यदि आप कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ पढ़ रहे हो ना, तो कहीं से भी पढ़ के आप निकाल सकते हैं सर। अच्छा। दूसरा आता है कि कोचिंग का हो गया, दिल्ली जाना, प्रयागराज जाना अपने शहर में। उसके बाद आता है ओल्ड वर्सेस न्यू NCERT। मटेरियल भी तो आता है, बट मटेरियल में सबसे पहले आता है कि NCERT पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो आपने बोला कि आपने लास्ट ईयर में ही NCERT स्टार्ट कर दिया था। ओल्ड वर्सेस न्यू, ये तो सर बहुत पुरानी डिबेट है सर, है ना। तो लेकिन मेरे को लगता है कि सर ओल्ड को ज़्यादा प्रेफर करना है। ओल्ड वैसे अभी अवेलेबल नहीं, सिर्फ जेरोक्स के फॉर्म में ही अवेलेबल रहती है, लेकिन सर ओल्ड आई थिंक प्रेफर करना चाहिए मेरे हिसाब से अभी भी सर, क्योंकि न्यू में थोड़ा बहुत कुछ कंटेंट मिसिंग हो गया। लेकिन फिर भी यदि ओल्ड अवेलेबल है तो ओल्ड, यदि नहीं है तो फिर न्यू से अपन काम कर सकते हैं सर। ओके। कोचिंग दिल्ली प्रयागराज गए नहीं गए, या तो अपने शहर में रह गए, चाहे बनारस हो या तो कोई जहाँ पे है, नागपुर है, कोल्हापुर है, कहीं भी है। सो कोचिंग का माध्यम ऑनलाइन ऑफलाइन? सर कोचिंग सर एक कुछ हद तक आपको हेल्प कर सकता है बताने में, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद से पढ़ना है, ठीक है ना। ऐसे मैंने बहुत लोगों को देखा है जो वाजीराम में ज्वाइन किए 1.5 लाख रुपए देके, लेकिन 1 महीने 2 महीने के अंदर छोड़ दिए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो वहाँ पे नहीं। ऐसे बहुत सारे कोचिंग, बहुत सारे लोग करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कोचिंग आपको बता सकता है क्या करना, लेकिन करना तो अपने को है ना। तो आप कहीं से भी बैठ कर सकते हैं, ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो।
यदि आप कंसिस्टेंटली देखो सर, इस पूरे प्रोसेस में ना हर दिन एक जर्नी है ना, और वो जर्नी आपको 1 साल 2 साल 3 साल तक फॉलो करनी है। वो आप कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन रख पाए ना, ऑनलाइन करो ऑफलाइन करो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है ना सर। ऑनलाइन में हो सकता है कभी किसी का थोड़ा सा ना कंसंट्रेशन कम होता है, तो वो हर किसी को अपने बारे में अच्छे से पता होता है, अपना एनालिसिस करे कि मेरे को कहाँ ज़्यादा फिजिबल रहेगा, उसके हिसाब से चूज़ करे। कोई फर्क नहीं पड़ता ऑनलाइन अपने आप, जितने भी बड़े कोचिंग है उनका खुद का ऑनलाइन क्लासेस होते हैं सर, कोई मैटर नहीं करता सर। एट द एंड ऑफ द डे खुद से ही पढ़ना होता है सर। सही है। न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस। सर न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बिना न्यूज़पेपर के आजकल सर बहुत सारे न्यूज़पेपर के एनालिसिस की क्लासेस आ गई सर, लेकिन मेरे को लगता है वो उतना आपका डेवलपमेंट नहीं कर पाता है। हिंदू सर प्रेफर करना चाहिए, मेरे को भी लगता है। थोड़ा बहुत सप्लीमेंट करने के लिए इंडियन एक्सप्रेस के आप एडिटोरियल पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो हिंदू से सर फायदा कहते हैं कि आपकी वोकैब बहुत अच्छी हो जाती है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूज़पेपर से ना आप एक पूरे प्रोसेस के थ्रू जाते हैं, आपका थॉट प्रोसेस चेंज रहता है। तो सर ये न्यूज़पेपर में सर हिंदू आप पढ़िए, उसके बाद में यदि इंडियन एक्सप्रेस यदि आपको लगे एडिटोरियल पढ़ने के लिए तो पढ़ना चाहिए सर। तो जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके साथ नोट्स बनाते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है सर। या पेपर कट्स भी रखते हैं लोग? पेपर कट से सर क्या है कि सर उसको वापस पढ़ना पड़ेगा ऐसा सर। तो बेटर है कि आप नोट्स बना लो, समरी बना लो। 5 पॉइंट निकाल दो सर जो इंपॉर्टेंट है, जो बाद में काम आएगा। और वो भी इसमें है ना, जैसे सिलेबस का जो हेडर्स है ना, उसके हिसाब से अपना रजिस्टर बना दो कि ये टॉपिक है, इसमें 4 पॉइंट, यदि महीना भर बाद सेम इसके रिलेटेड कोई न्यूज़ आती तो वहाँ पे ऐड कर दो। अच्छा, तो आप बोल रहे हो कि बेसिकली जो सिलेबस है आपका उसके हेडर्स बना दो, न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हो वो जिस हेडर में गिर रहा है उसको वहाँ पे जाके नोट कर दो, ताकि रिवीजन में आप उसको वही तो आप सिस्टमेटिकली प्रिपरेशन कर पाओगे। नाइस नाइस नाइस। एंड फिर है कि आप जैसे कि आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए, तो मान लें पहला अटेम्प्ट दिया आपने, सारे टॉपिक कवर किए, फिर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन भी आ जाता है, कुछ चीज़ें अपग्रेड होती है, तो वो कैसे करते हैं सर? जैसे मतलब देखिए सर, कुछ बेसिक बुक्स तो सेम ही रहती है जो अपने को पढ़नी पड़ती है। करंट अफेयर मेनली चेंज होता है जो अपन देखते हैं। तो सर अपने को करंट अफेयर के लिए में 2 सोर्सेज फॉलो करनी चाहिए। एक सोर्स तो जो सबसे ज़्यादा मतलब मार्केट में चलता है वो फॉलो करिए, और उसको जो माना कि उस चीज़ उस पर्टिकुलर करंट अफेयर में नहीं है तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए दूसरा करंट अफेयर का मैगजीन भी देख सकते हैं सर। लेकिन सर वैसा है कि हर कोचिंग अपना निकालता है, सारा अपन कवर कर नहीं सकते। मैक्सिमम 2 सोर्सेज को पकड़ो, उसी पे स्टिक करो, उसी को बार-बार रिवाइज करो, क्योंकि सर करंट अफेयर का कोई लिमिट नहीं है सर, ऐसा है। ओके। एंड देन क्योंकि मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिया, तो क्या एक यूपीएससी जब आप दे रहे हो कि 2-3 अटेम्प्ट्स तो आप फुली जाते हो कि यूपीएससी ही करना है, बट क्या अगर वहाँ पे थोड़ा सा एक लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो साथ में स्टेट पीसीएस भी ट्राई कर लेना चाहिए, या जब यूपीएससी हो गया कि नहीं अभी यूपीएससी को ड्रॉप ही करना है, उसके बाद डेडिकेटली 1-2 साल के लिए स्टेट पीसीएस भी जाना चाहिए? सर मेरे को लगता है कि साथ साथ में करना चाहिए। रीजन बिंग द सेंस ऑफ, यदि माना कि पीसीएस निकल जाता है तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहता है, ठीक है ना। एक तो हो गया, फिर अपने को माना कि यूपीएससी जाने में भी ना वो डर के साथ नहीं जाते अपन। जैसे लास्ट अटेम्प्ट बताया ना, अरे यार कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तो उस डर के साथ अपन ना बहुत कुछ गलतियां भी करते हैं। तो साथ साथ में सर पीसीएस देते रहना चाहिए। जैसे यूपी का तो पैटर्न ही सेम हो गया है, बस अभी तो ऑप्शन हट गया, कुछ यूपी के पेपर आ गए, उससे पहले तो अदरवाइज पेपर ही पूरा सेम है। तो आप साथ में पीसीएस देते रहना चाहिए सर, ऐसा है। ओके। 4 मिनट्स। इस लूप से बाहर कैसे निकले? अगर मान लो जैसे आपने 6 अटेम्प्ट्स दिए, समझ में आता है कि आपके रिजल्ट्स भी आए हैं, तो इस लूप से बाहर कभी ऐसा हो कि नहीं 1-2 अटेम्प्ट दिया, 3 अटेम्प्ट दिया, फिर समझ में आ जाए बाहर निकल जाए, या कंटिन्यू करना चाहिए? सर मतलब सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी। आप अपने आप को सबसे अच्छा जानते हो सर, ठीक है ना, और आपका रिजल्ट आपको डिसीव नहीं कर सकता। यदि आप अच्छा परफॉर्म करें तो वो दिख रहा है, और सही टाइम पे सही जगह पे वो सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अदरवाइज तो सर ये एंडलेस लूप है जहाँ जाने का रास्ता है लेकिन आने का रास्ता पता नहीं है। यदि आप सेंसिबल सही टाइम पे डिसीजन लोगे तो आप कैरियर में बहुत अच्छा कर पाओगे। आपको खुद के बारे में आप अच्छे से पता है, खुद को आप धोखा नहीं दे सकते। सही है, तो खुद से इंट्रोस्पेक्ट करो और डिसीजन ले लो सही समय पे, रादर देन कि खुद को गलत फहमी में रखो। एग्जैक्टली। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप एक प्रोसेस से वहाँ से निकल गए और अभी आप अपने प्राइवेट जॉब में जो करियर बनाने का सोच रहे हैं, सो यहाँ पे क्या वो सारी लर्निंग्स काम आती हैं? कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं? कैसे किसी तरीके से वो हेल्प करता है? जैसे कि सर मैंने आपको बताया ना कि ये अब छोटी सी लाइफ जी ली है सर हमने, तो ये लाइफ में जो जो सीखा है ना सारा का सारा काम आता है। मतलब
ओके कि हमें मतलब गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में अच्छे से पता है, लोगों से बात करना कैसे पता है, क्योंकि लाइफ में अपन किसी से भी मिलते हैं ना, अपन 4 चीज़ सीख के जाते हैं और वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में अपने आ जाता है और वो कहीं ना कहीं यूज़ होता है सर। सारी की सारी चीज़ें यूज़ होती है सर। यदि अपन करंट अफेयर से अपडेटेड है माना कि सर, तो वो कहीं ना कहीं मैं जॉब कर रहा हूँ उसमें वो चीज़ में वो यूज़ आता है सर, हमारे बोलने में आता है सर, तो पूरा यूज़ होता है सर। सो आपने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मतलब क्योंकि भले वो रिजल्ट डिजायर्ड नहीं है कि आप यूपीएससी वाला वो लाइन नहीं क्रॉस कर पाए जो इंटरव्यू वाला एक तिलिस्म था या जो भी था, सो आपने नहीं सोचा कि आप कोचिंग के साइड चले जाए, क्योंकि 6 अटेम्प्ट्स दिए, 5 क्वालिफाई भी किए हैं, प्री 3 मेंस भी क्वालिफाई किया है, तो आप कोचिंग के साइड भी जा सकते थे, तो आपने वैसा सोचा नहीं? मैंने वैसे सर एडटेक में था सर, मैं कुछ टाइम तक स्टडी आईक्यू और फिजिक्स वाला में, लेकिन सर एज अ फैकल्टी मैंने सोचा नहीं। मेरे को लगता है कि मैं अच्छा फैकल्टी नहीं बन सकता, तो मतलब मैं पहले से क्लियर था कि मेरे को ये नहीं करना, तो मैंने वो वाला पाथ चुना ही, पूरा छोड़ दिया। यस। अब अभी आप अर्थ निर्मिति में हैं, एक वही है कि जो सोशल कॉज वाला था, एक वही चीज़ यहाँ पे है, तो अर्थ निर्मिति के बारे में अगर थोड़ा बताएं। अर्थ निर्मिति का सर मतलब होता है वेल्थ क्रिएशन सर। ठीक है। तो सर आज के टाइम मतलब यदि अपन थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देखें तो लिटरेसी, डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी इंडिया के भी 85% प्लस हो चुकी है। डिजिटल लिटरेसी बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है, फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है सर हमारी। और जिस तरीके से साइबर फ्रॉड्स बढ़ रहे हैं, और इवन जो भी माना कि स्टूडेंट अभी कॉलेज से बाहर निकल रहा है सर, तो उसके भी सपने कि माना कि फ़ोन खरीदना है, घर खरीदना है, कार खरीदना है, तो और 40 या 50 साल की उम्र में यदि उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है तो उसकी तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ेगी। यस। तो हम जो और इंडिया को यदि भारत को सर विकसित भारत बनना है सर 2047 तक, तो ये फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो ये जनरेशन जो अभी कॉलेज से बाहर निकल रही है वो यदि ये इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, फाइनेंशियली इंक्लूसिव हो जाए ना, तो भारत 2047 तक आराम से विकसित भारत बन सकता है सर। सही है। थैंक यू रवि, आप आए, एक अपने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।